प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अंकुश शर्मा पर। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सभी बच्चे जानते होंगे कि एसएससी ने जो CHSL का एग्जाम है उसकी भी डेट्स जो है बता दी हैं कि कब एग्जाम होगा वो। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में या आगे की और 20-30 क्लासेज में लगातार मैं आपको डेली एक प्रैक्टिस सेट कराऊंगा 25 क्वेश्चंस का, जो प्रीवियस ईयर CHSL ने जो लिए हुए हैं वो सारे पेपर्स। ठीक है, उसी क्रम को स्टार्ट करते हुए बाकी की क्लासेस भी कराई जाएंगी। जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि 31 तारीख के बाद चीजें बेटर होंगी, तो वही आप देख रहे हैं कि मैं सीधे प्रैक्टिस सेट लेके आया हूं और पूरा प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। फिर नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, सारे ही प्रीवियस ईयर कराए जाएंगे जो प्रीवियस ईयर एसएससी ने करवा रखे हैं CHSL में। उसके बाद में हमारे पास टाइम बचेगा तो फिर CGL वाले भी सारे कराए जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए देखते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं। देखो, दो चीजें ध्यान देनी होती हैं आपको एग्जाम के अंदर। एग्जाम में और क्लास में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है प्यारे बच्चों। क्लास में सीखा जाता है चीजों को, है ना, और एग्जाम के अंदर उनको अप्लाई करना होता है। और ये क्लास से कभी कभी बहुत अलग भी हो जाता है, क्योंकि क्लास में हम कभी कभी एक्स्ट्रा टाइम ले लेते हैं, लेकिन एग्जाम में वो टाइम हम नहीं ले सकते। तो एग्जाम जब होता है बेटा, वो सब तरह के क्वेश्चंस को मिला के बना हुआ होता है। कुछ टाइम टेकिंग क्वेश्चंस होते हैं जिनमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। अगर उसने सोच लिया है कि इस बच्चे से कैलकुलेशन करानी है तो वो करनी ही पड़ेगी आपको, आप कुछ नहीं कर सकते उसमें। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो लॉजिक के तौर पे जल्दी किए जा सकते हैं, है ना। तो एक एवरेज बनाना होता है, और एवरेज वही है कि आप कैसे भी करके 15 मिनट के अंदर आप 25 क्वेश्चंस को फिनिश कीजिए। आपको मैथ्स को 15 मिनट देने हैं, ऐसा सोच के चलना है। अब वो चाहे 16 मिनट में हो पाए काम, चाहे 12 मिनट में हो जाए, ना, वो बेसिक इंडिविजुअल टाइम लगता है प्रत्येक बच्चे को। तो मैं स्टार्ट करता हूं, मैं साथ के साथ बताता जाऊंगा कि किस तरीके से क्लास की अप्रोच रहती है और किस तरीके से हमें वो चीजें एग्जाम में करनी है। ठीक है बेटा, कुछ क्वेश्चंस में हम कुछ नहीं कर सकते, जैसे क्लास में होते हैं वैसे ही एग्जाम में। मैं पहले ही बोल चुका हूं कि दो तरीके के क्वेश्चंस रहते हैं जहां पे हमें थोड़ी बहुत कैलकुलेशन भी करनी होती है और कुछ जगहों पे हम लॉजिक भी लगाएंगे। तो बिल्कुल एग्जाम के जो माइंडसेट होता है वो रखना आपको इस क्लास के लिए। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। ये देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, और जैसे मैंने बोला प्रीवियस ईयर है जो एसएससी ने करा रखा है, वही सेट मैंने एक डाउनलोड करके आपको करा रहा हूं मैं इसको। क्या क्वेश्चन है, उसने बोला है कि एक हेक्सागन है भाई, है ना, एक समषटभुज है। तो आपको पता होना चाहिए भाई कि जो समषटभुज होता है इसकी फॉर्मेशन होती है 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल से मिलने से। कैसे, मैं थोड़ा सा बता देता हूं भाई, ठीक है। हालांकि एग्जाम में आपको ये सब ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, आपको पता होनी चाहिए चीजें। हेक्सागन जैसे मैंने ये बनाया बेटा, ये समषटभुज हुआ आपका। तो जैसे मैं कह रहा था कि ये जो फॉर्म होता है प्यारे बच्चों, ये 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स के मिलने से होता है। यानी 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स कैसे मिलते हैं, जैसे ये एक ट्रायंगल हुआ, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया, और एक ये हो गया। 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से बनाएंगे तो एक समषटभुज मिल जाता है। ठीक है, तो इसको मैंने क्यों बना के दिखाया आपको, इसलिए बताया है कि आप समझ जाएंगे कि अगर इसके एरिया की बात की जाए, इसके एरिया की बात की जाए प्यारे बच्चों, तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका एरिया बराबर होगा 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स के एरिया के। तो अगर आप वैसे भी भूल जाते हो, कभी कभी क्या रटते हैं तो भूल जाते हैं, और कॉन्सेप्ट समझोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं आने की। हमें पता है कि ये जो इसका एरिया दिया है, इसका एरिया कितना दे रखा है बेटा आपको दिया है 2400√3। ये जो एरिया दिया हुआ है ये बराबर होगा, क्या एरिया बनेगा हेक्सागन का बताइए मुझे, 6 इंटू एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी 6 समबाहु त्रिभुजों का जो एरिया होता है उसके बराबर होगा। और एक समबाहु त्रिभुज का क्या होता है, √3/4a²। ठीक है ना बेटा। अब इसको आप देखो, √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया, 6 से प्यारे बच्चों ये कट जाएगा आपका कितने बार, 400 बार। 4 का गुणा हुआ तो ये क्या हो गया, a² बराबर 1600। और अगर a² बराबर 1600 है तो a कितना आएगा यहां से, 40। कितना आएगा बेटा, 40, यानी कि 40 मीटर साइड आएगी। अब आपको क्या बोला था इस पे, भाई इस पे बाड़ लगानी है ना, ऐसे बाउंड्री आपने देखा होगा खेतों में लगाते हैं, तो जितना परिमाप होता है उतनी ही तो बाउंड्री लगाई जाएगी। तो आप देखिए 40, अब परिमाप क्या होगा, समषटभुज की 6 भुजाएं होंगी या नहीं होंगी,
तो पेरीमीटर जब आप निकालेंगे तो वो क्या होगा 6a और a कितना है 40 है, तो ये कितना बना बेटा 240 मीटर। 240 मीटर जो भी तार चाहिएगा इतना चाहिएगा। अब उसने बोला है कि जो तार आ रहा है वो 18.5 रुपए प्रति मीटर के हिसाब से आ रहा है और हमें कितना चाहिएगा इतना चाहिएगा, तो बस भाई आपकी कॉस्ट आ जाएगी। भाई 1 मीटर लोगे तो 18.5 रुपए का आएगा, ठीक है। 18.5 को आप ऐसे लिख लीजिए बेटा क्या लिख सकते हैं 37/2 इस तरीके से लिख लेंगे। और 1 मीटर इतने का आएगा और हमें इतने मीटर चाहिए तो गुणा कर देंगे इसका सीधा सीधा। तो प्यारे बच्चों 2 से कट जाएगा आपका कितनी बार 120 बार। बस भाई आप गुणा कर लो। देखो अब देखो ऑप्शन इसके दे रखे हैं, आपने देखा कि भाई 0 0 3 ऑप्शंस में लास्ट में। अब आपने जैसे 12 का गुणा किया 7 से 84 आया, 4 आया यहाँ पे, और जब 4 आया यहाँ पे तो आपको यहीं से पता चल जाना चाहिए कि कौन सा ऑप्शन होगा बेटा आंसर पहला वाला, क्योंकि 4 उसी में है। और वैसे भी 36 और 8 कितना 44, यानी इतने रुपए कॉस्ट आएगी। पहला वाला ऑप्शन आपका क्या होगा ठीक। क्लियर है प्यारे बच्चों, हाँ या ना? इसको मैं हटा देता हूं फिर समझते हैं। देखो ये जो मैं बता रहा था ये आपको यहीं से समझना है, ये कभी गुणा करने नहीं होते, इनका यूज होगा आगे डीआई में बहुत यूज होता है। आपने देखा कि भाई 37 गुणा 120 आंसर है हमारा, तो 0 तो आई रही थी तो 3 ऑप्शंस में 0 है, और फिर हम 12 का गुणा करेंगे तो 4 आएगा, और 4 उसके बाद एक ही में है ना। 10th प्लेस पे दहाई के स्थान पर 4 होना चाहिए। तो आप देखोगे अगर ऑप्शंस को ध्यान से तो केवल एक ही ऑप्शन ऐसा होता है जिसमें दहाई के स्थान पे क्या है 4। आगे काफी यूज होगा इन चीजों का, इसलिए पहले से ही मैं बता के चल रहा हूं। ये हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ के देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि एक सर्कल है ना, एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या है O है। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, उसने बोला कि भाई एक सर्कल है जिसका केंद्र क्या है O और AD इसका व्यास। तो ज्योमेट्री में क्या किया करो बेटा, साथ के साथ जैसे जैसे वो फिगर ड्रॉ करने के लिए कह रहा है आप करते रहा करो, है ना। तो सबसे पहले एक सर्कल बनाएंगे प्यारे बच्चों। अब व्यास आपको पता है केंद्र से ही होके जाता है, तो आपने एक ये जो है व्यास बना दिया भाई इसका AD, और केंद्र क्या था प्यारे बच्चों O। नेक्स्ट लाइन में बोलता है कि AC इसकी जीवा है, कॉर्ड है। अब कॉर्ड क्या देखो, एक सिरा तो A होगा, AC बोला है उसने, तो AC ये आ गई बेटा जीवा इसकी AC। फिर क्या बोलता है प्यारे बच्चों, फिर बोलता है ये कि OB, अच्छा 20 पर एक पॉइंट है, इसी लाइन पे कोई पॉइंट है B, कहीं पे भी ले सकते हो। मान लो कि ये पॉइंट हो गया B भाई, ये वाला हिस्सा है ना, ये B हो गया। अब उसने एंगल दिया है और लाइन दी है, OB की लंबाई दे रखी है, OB की लंबाई कितनी है 5 सेंटीमीटर दे रखी है, और एंगल दे रखा है। देखो एक तो ये एंगल दिया है, ये वाला आपको एंगल दिया है DOC, ये एंगल दिया है 60। तो पहले तो मुझे एक बात बताओ बेटा कि अगर ये एंगल 60 है, ये एंगल अगर 60 है, यानी एंगल DOC अगर 60 डिग्री है, तो मेरे प्यारे बच्चों जो इधर वाला हिस्सा बचेगा ये वाला, ये कितना बचेगा, यानी एंगल AOC ये कितना होगा, तो कितना होगा बेटा 120 होगा। ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आपको पता ही है कि स्ट्रेट लाइन पर पूरा एंगल कितना बनता है 180 डिग्री का बनता है। चलिए फिर क्या बोला इसने, एक एंगल और दिया था बेटा कि वो जो पॉइंट B है उसी पॉइंट से एंगल OBA, एंगल OBA, यानी हमें मिलाना होगा। अच्छा पहले तो आप मुझे एक बात बताइए कि ये एंगल 120 हो गया, अब आप इसी ट्रायंगल की बात करें, किस ट्रायंगल की, AOC, इसी की बात करें अगर, और आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये दो भुजाएं कैसी लगेंगी, बराबर। क्यों बराबर लगेंगी बताओ, जल्दी से बताइए आप, ये क्यों बराबर है, OA बराबर OC क्यों है, क्योंकि ये किसी वृत्त की क्या है, त्रिज्या है, रेडियस। तो रेडियस तो किसी भी वृत्त की सेम ही होती है। तो ऐसा अगर होता है जब किसी ट्रायंगल की दो साइड्स बराबर होती हैं, तो प्यारे बच्चों दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी कैसे होंगे, बराबर होंगे। यानी एंगल A और एंगल C, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसा होगा, बराबर। क्योंकि ये 120 है तो तीनों 180 होते हैं, बचा ही कितना 60 बचा, और 60 भी बराबर बराबर होगा तो ये एंगल होगा 30 डिग्री का, और बेटा ये एंगल भी होगा कितना 30 डिग्री का। क्लियर, कोई समस्या बेटा यहां तक। चलिए एक एंगल जो आपको क्वेश्चन में ही दिया था उसको भी लिख लीजिए आप,
क्या एंगल है वो? तो वो एंगल है आपको दिया था कौन सा वाला बेटा? एंगल OBA। OBA ये एंगल दिया था कितना? 60। अब चाहे तो आप ऐसे समझ लिए कि ये 60 है तो ये एंगल कितना होगा? 120 होगा। तो उसके बाद 120 तो ये 30 तो ये 30। या फिर आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर ये एंगल थीटा ले लूं मैं थोड़ी देर के लिए, तो आप ध्यान से देखिए तो ये जो एंगल है ये वाला, ये बाह्य कोण बन रहा है इस ट्रायंगल का। कौन से ट्रायंगल का? OBC का। आप ध्यान दीजिए, देखिए ये स्ट्रेट लाइन है और आपको पता है कि ये जो है स्ट्रेट लाइन है और ये जो एंगल बनेगा वो बाह्य कोण होगा, एक्सटीरियर एंगल होगा। यानी आप कह सकते हो यहां से कि थीटा प्लस 30 बराबर कितना होगा? 60। तो इसका मतलब थीटा भी कितना होगा? 30 होगा। और अगर ऐसा हुआ तो उसका मतलब ये होगा कि भाई ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे और जो हम इसका वाइस वर्सा करना पड़ेगा। अभी हम क्या कह रहे थे? दो साइड बराबर तो दो एंगल बराबर। अब हमें क्या बोलना पड़ेगा बेटा? यहां पर हमें बोलना पड़ेगा कि अगर दो एंगल बराबर तो दो साइड भी कैसी होंगी? बराबर। कौन सी साइड बराबर होगी? ये और ये। कौन सी बेटा? OB बराबर होगी किसके? BC के। मेरे प्यारे बच्चों OB आपको दे रखी है और BC आपसे पूछी है, दोनों ही बराबर हैं। आंसर क्या होगा आपका? 5 सेंटीमीटर। क्या आंसर आएगा बेटा? 5 सेंटीमीटर आएगा। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका बेटा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, है ना। देखिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, मैंने पहले बताया था कुछ क्वेश्चंस में टाइम लगता है, कुछ क्वेश्चंस बेहद आसानी से हो जाएंगे, है ना। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं होती है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ये मैं हटा देता हूं। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, DI का। मैंने बिल्कुल सीक्वेंस भी चेंज नहीं किया है, जिस तरीके से आ रखा है वही आपके लिए सीधे डाउनलोड करके मैं करा रहा हूं। एक DI का सवाल है और इसमें ये कह रहा है कि भाई 2014 और 2015 के दौरान, 2014 और 2015 के दौरान एक कंपनी द्वारा निर्यात किए गए विभिन्न प्रकार के वाहनों लाख में दर्शाता है ना। क्वेश्चन पढ़ते हैं सीधे सीधे। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2014 में निर्यात किए गए प्रकार B, D और E, B, D और E। देखो 14 वाला नीले कलर से दिखाई दे रहा है आपको, ब्लू कलर से, और जो 2015 वाला है वो किस कलर से है? रेड कलर से, है ना। तो उसने बोला है 2014 में B, D और E। देखिए 2014 में B, D और E, देखते हैं इनका टोटल कितना हो रहा है बेटा। B का कितना हो रहा है? 25 लाख में, वो उसकी कोई टेंशन नहीं लेनी। D में कितना है? D में है 45। और बेटा E में, तो E में कितना है? 50। कितना है बेटा? 50। E में कितना है? 50। तो एक मिनट में थोड़ा सा क्वेश्चन निकालता हूं बेटा, ठीक। और आगे क्या कह रहा था इसमें? आगे कह रहा था 2015 में A, C, D और E, ये तो 2014 की बात हो गई। 15 में किसको ले रहा है? A, C, D और E, इन चार कंपनियों को ले रहा है। तो A का देखते हैं बेटा 15 में, रेड कलर वाला 35, और किसको ले रहा है बेटा? C को। C का कितना है? C का है कितना? 40, देख लेना बेटा मैं कहीं। और कौन सी ले रहा है बेटा? D। D का कितना है? 55 और E का 57। 55 और 57। तो इसमें आप पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत है। सिंपल सा भाई, देखो अब इसी तरीके के क्वेश्चंस की मैं कह रहा था कि भाई इसमें आप कुछ कर नहीं सकते हो और कोई कुछ नहीं कर सकता, सबको एक ही तरीके से ही करना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो बस हमें ये ऐड करना है। कितना हो रहा है बताओ? ये हो रहा है कितना? 60, 70, 120 हो रहा है। 2014 में जो निर्यात है वो कितना है? 120। इसको अगर हम ऐड करते हैं तो ये कितना हो जाएगा बताओ? 35 और 55 को ऐड कर लीजिए पहले, 90 और 40 कितना हो जाएगा? 130 और ये 57, 187। तो 120 बटे 187 इंटू 100। अब देखो इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। आंसर क्या क्या है? आंसर है 62.4, 61.6, 63.8, 64.2। फायदा हो सकता है थोड़ा सा। कैसे? क्योंकि यूनिट डिजिट का अगर आप प्रयोग करोगे ना तो लास्ट में आप देखो सबका अलग अलग है। एक बार में हम समझने की कोशिश करते हैं कैसे ये चीजें पॉसिबल हो सकती है। देखो हमारा जो भी आंसर है, समझना,
हमारा जो भी आंसर है आप ऐसे समझिए कि इसको और थोड़ा सा सरल करके लिख दूं तो ये ऐसे ही तो आ जाएगा भाई, ये तो आपका ऐसे तो हो जाएगा। लेकिन उसने भाई एक थोड़ा सा क्या चालाकी की, उसने बोला 1 पूर्णांक तक ज्ञात करना, तो बेटा ये हमें करना ही होगा अप्रोक्सीमेशन में। ये आपने गुणा कर लेना है 12,000/187। आप इसको थोड़ी देर के लिए देखो, क्यों टाइम ज्यादा नहीं लगेगा, आपको पता है। आप इसमें भाग देके मत सोचना कि 5 बार जाएगा कि 6 ही बार जाएगा, क्योंकि चारों ऑप्शंस में आप ध्यान दीजिए यही तो लॉजिक देता है वो। अब इसमें ये मत सोचना कि 7 बार भाग चला जाएगा 5 बार जाएगा, 6 ही बार जाएगा, क्योंकि सारे ऑप्शंस में आपने देखा कि 60 के करीब वाले हैं ना, 6 से स्टार्ट हो रहे हैं सारे, तो 100% 6 बार ही भाग जाना था और 6 बार ही जाना था। तो अब आप इसको ब्रेक उसमें भी कर सकते हो, जैसे कि ऐसे कर सकते हो कि या तो आप मान लो कि 18 का पहले 6 से गुणा कर लीजिए 180 का, या 19 का कर लीजिए 190 का, 19 गुणा 6 कितना होता है 114 होता है, तो 1140 होगा। 190 गुणा 6 कितना होगा 1140, उसमें से आप 18 हटा दीजिए तो कितना हो जाएगा बताइए 1122। कितना हो जाएगा 1122, यानी इतने में जब आपने भाग दिया इतने में तो 1122 बार गया। अब 1122 बार गया अगर तो फिर बचेगा क्या बेटा, तो 1122 इसमें से हटा दीजिए 1200 में से, तो आपका बचेगा कितना 78। 0 एक और उतार लेंगे भाई। अब इसका भाग दीजिए इसमें, तो आपने देखा भाई कि अब इसमें देखो यहीं से आपको पता चल जाएगा कौन सा आंसर आएगा, कितनी बार भाग जाएगा वही वाला आंसर हो जाएगा। देखो 147 लगभग 190 के करीब है। अब 190 का भाग देंगे तो आपको दिख रहा है 4 बार 176 होता है, 19 गुणा 4 कितना 76 होता है या नहीं होता, तो 4 बार जाना चाहिए अप्रोक्सीमेशन। अब उसमें बहुत अंतर है, देखियो एक में तो है 61, तो एक से तो ज्यादा ही बार भाग जाएगा कम से कम। एक में क्या है बेटा 62, 2 से भी ज्यादा बार जाएगा, इतना तो हमें दिख ही रहा है। फिर क्या है 63, तो इसको 190 भी मान लूं तो भी इसमें ज्यादा जाएगा, तो हमारा जो आंसर बनता है वो लास्ट वाला बनेगा, इसमें 4 बार भाग जाएगा कम से कम, तो 64.2 वाला जो है ये आपका आंसर बनेगा। आप इसको चेक कीजिए एक बार, मैं फिर से इसको समझाता हूं। डीआई बहुत टाइम ले रहा है, सीजीएल में भी जो जिन बच्चों ने दिया होगा 2000 ये जो अभी हुए हैं 2019 वाले 20 वाले, तो आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन डीआई वाले छोड़ के आए बच्चे। रीजन यही होता है, इसी तरीके के क्वेश्चंस आने लग रहे हैं। आपको थोड़ा सा यूज करना पड़ेगा दिमाग का। आपको पहले तो ये समझना था कि इसमें 6 बार भाग जाना है, 187 का पहाड़ा याद होने की कोई जरूरत नहीं है, ऑप्शंस में ध्यान दिया करो। 6 बार जाना था, तो 6 बार हमने देखा कि भाई 6 बार कितनी बार जाएगा, तो हमने देखा कि भाई जाएगा 1100, कितना निकाला था हमने भाई, देखो 119 गुणा 6 किया तो 1140 हुआ। अब उसमें से 18 हमने हटा दिया तो 1122, इतनी बार भाग जाएगा पहले 6 बार। बचेगा क्या 1200 से मैं इसको हटाऊंगा तो 78 बचेगा। अब 0 हमने उतार लिया। ध्यान देना, हमें इतने अंदाजे से ही आंसर का पता चल जाएगा कि कौन सा वाला ऑप्शन आंसर बनेगा। आपने जैसे ही इसमें डिवाइड किया तो आपने देखा कि भाई ये 190 के करीब है, तो 190 भी होता तो 4 बार तो भाग जाता ही ना इसका, कम से कम तो 4 बार भाग जाता, और ये 190 से बहुत कम नहीं है, लगभग 190 ही है, तो 4 बार जाता। हमने देखा कि यार 4 का अगर हम ऑप्शन देखते हैं तो 62, 61, 63, 64, 4 केवल एक ही ऑप्शन में, चौथे वाले में, इसलिए हमारा आंसर वही होगा, पूरा एग्जैक्ट भाग देने की जरूरत नहीं। ये लॉजिक सीखने आपको, ये क्लास में सीखने, ये सीधे एग्जाम में आता है, एग्जाम में सामना होता है ऐसी चीजों से, और हम प्रैक्टिस करेंगे बाकी स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। अभी फिलहाल मैं हटाता हूं इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो शुरुआत में ही इस तरीके के क्वेश्चन आ जाए तो कभी भी घबराना मत, सारे तरह के क्वेश्चन दिए होते हैं, आसान भी होंगे। अभी आप सोचो कि यार इतना इतना कठिन क्वेश्चन दे रखे हैं, हो सकता है कि इसमें ये शुरुआत में कठिन है तो आगे आपको आसान मिल जाए। समझ लो मेरी बात बेटा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, उसने बोला ए और बी किसी कार्य को 25 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी मिलकर प्यारे बच्चों 25 दिनों में कार्य कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर उसने बोला कि बेटा बी अकेला 33 से 1/3%। बेटा 33 से 1/3% का मतलब क्या होता है, 1/3 होता है या नहीं, फ्रैक्शन बनाओगे तो 1/3 हो गया। तो 1/3 काम 15 दिनों में करता है कोई आदमी। अगर 1/3 काम 15 दिनों में करता है तो पूरा कितने में करेगा, अगर 1/3 काम 15 दिनों में कर रहा है
अगर 1/3 काम 15 दिनों में कर रहा है तो पूरा काम कितने दिनों में करेगा? तो पूरा काम 1 होता है, एक काम कितने दिनों में करेगा? 3 का गुणा उधर हो जाएगा, यानी 45 दिनों में करेगा। सीधी सीधी सी बात है, अगर एक का ही काम 15 दिनों में करता है तो पूरा काम कितने दिनों में करेगा? 45 दिनों में करेगा। तो वो जो लाइन बोली है बी का, तो आप सीधे ही लिख लोगे कि बी जो है पूरा काम के दिनों में करेगा? 45 दिनों। क्लियर? हाँ या ना बच्चों? एकदम क्लियर है, कोई समस्या नहीं। पूछा क्या आपसे? आपसे पूछा है उसने, बताइए ए अकेला समान कार्य का 4/15 भाग पूरा कर सकता है। देखो अब मैं आपको एक लॉजिक समझाऊं, अगर आप में थोड़ा सा भी दिमाग होगा ना तो इसका आंसर 15 ही होगा। 4/15 दिया है, ऑप्शन आप देखिए 15, 10, 18, 12, 15 का मल्टीपल वही है। ऐसे एग्जाम में कम से कम 10 क्वेश्चन होते हैं, हम सॉल्व करके देखेंगे तब भी इसका आंसर 15 आएगा। आप देखिए, देखो हमने भाई इसके अकॉर्डिंग एलसीएम लिया। अब 25 और 45 के अकॉर्डिंग अगर आप एलसीएम लोगे तो आपको पता है भाई कि 25 और 45 कितना आएगा? 225 आएगा। अब 225 ये वर्क हो गया, फिर क्षमता निकालोगे तो इसकी 9 आई और इसकी क्षमता कितनी आई बेटा? 5 आई। ठीक है, इसका 4/15 भाग करवाया था, तो इसका 4/15 भाग निकालो। 15 का भाग 15 बार गया, 60 है। अब ये 60 यूनिट काम किससे करवाने की बात थी बताइए मुझे? तो 60 यूनिट काम करवाने की बात है ए से। मुझे एक बात बताइए कि अगर बी की क्षमता 5 है और ए और बी की 9 है, इसका मतलब ए की क्षमता कितनी होगी? 4 होगी। और अगर ए की क्षमता 4 होगी तो बेटा वो उस क्षमता के साथ इस काम को कितने दिनों में करेगा? 15। मेरी बात समझना फिर से, ये एक्स्ट्रा टाइम लगाया हमने बेवजह, और ये क्लास में करना होता है और ये एग्जाम में नहीं करना होता बेटा कभी भी। एग्जाम में लॉजिकल ऑप्शन देखते ही हमें समझ में आ जाना चाहिए था कि उसने बोला 4/15 भाग काम और ऑप्शन में दे रखा था आपको 15, तो आपने यहां से थोड़ा सा आइडिया लगाना था कि ये 15 ही हो सकता है इसका, क्योंकि फ्रैक्शन वगैरह आएंगी और यहां फ्रैक्शन कुछ था नहीं उस तरीके से। समझ रहे हो मेरी बात बेटा? चलिए, वैसे भी कर सकते थे, इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लग रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, कोई समस्या नहीं है। शुरुआत में थोड़े से देखो, ये मैं आपको बारी बारी, ये CHSL का है, मैं 1% झूठ नहीं बोल रहा हूं, बिल्कुल यही पेपर। और आपको कुछ टीचर्स बेवकूफ बनाते हैं कि CGL में ये आ रहा है, उसमें ये आ रहा है। ये CHSL का पेपर है प्यारे बच्चों, CGL का भी नहीं है। तो बिल्कुल अपने आप को भ्रमित मत कीजिए, जो एग्जाम की नीड है उतना पढ़िए, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें आसानी से होंगी। क्लियर है? देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि बिंदु A से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचेंगे। बेटा फिर से एक वृत्त बनाना होगा, एक सर्कल बनाते हैं। देख ये हो गया भाई सर्कल, और यहां एक पॉइंट ले लेते हैं A, और इससे टेंजेंट बनानी है, स्पर्श रेखा। सीधी बनाता हूं फिर से मैं, ये होता है ना। चलिए ये A है, ये प्यारे बच्चों B और ये C, AB और AC है ना, ये स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। एंगल BAC, ये एंगल भी दे रखा है बेटा 40। देखो इसको थोड़ा सा हम आसान तब कर सकते हैं जितनी ज्यादा चीजें हमें पता हो। ऐसी कभी भी कंडीशन आती है ना बेटा, कभी भी, तो आप ध्यान देना कि अगर ये एंगल जो भी है, अब यहां के बाद या तो वो यहां से इधर एंगल बनवाएगा, मैं पहले से बता देता हूं आपको। ये कभी कभी ये एंगल पूछेगा, तो ये एंगल कभी भी पूछे इसको याद रखोगे, ये होगा 90 माइनस θ/2। और जब ये थीटा होगा है ना भाई, तो इस केस में अगर मैं बात करूं तो इस केस में कितना होगा? तो भाई इसमें आप 40 रख देंगे थीटा की जगह पे, तो 20 यानी कितना आएगा? 70। कितना आएगा प्यारे बच्चों? 70 आएगा। क्लियर है क्या? हाँ या ना बेटा? अच्छा दूसरी चीज समझते हैं बेटा, दूसरी बात समझते हैं कि अगर आपसे यहां की बजाय देखो B और C से यहां, ये तो मेजर आर्क पे जब बना है दीर्घवृत्त पे, कभी कभी इधर भी बना सकता है माइनर पे, तो माइनर पे जब बनाएगा तो वो क्या होगा? वो होगा 90 प्लस θ/2। ठीक है, जैसे ये 90 माइनस θ/2 है, अगर वो कहीं इधर बनाता इस साइड तो वो क्या होता है? 90 प्लस θ/2। हम देख लेते हैं इसमें जरूरत है या नहीं। ये कुछ और कह रहा है इसलिए हम उसको नहीं बनाते हैं। उसने बोला हमसे कि CP BA के समांतर है, ये BA है और ये CP, तो ये CP, ये पैरेलल है लाइन दोनों।
ये कैसी है प्यारे बच्चों? पैरेलल है। इसको थोड़ा सा आगे तक ऐसे बना लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। ये पॉइंट सी है, ये दोनों रेखाएं कैसी हैं? पैरेलल। और आप मुझे एक बात बताना कि अगर दो रेखाएं ऐसे समांतर हैं और एक ऐसे लाइन त्रियक रेखा है तो क्या ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा या नहीं होगा? अरे हाँ या ना? होगा ना। तो क्यों बराबर होगा? क्योंकि एकांतर कोण होंगे। तो मैं यहां कह सकता हूं कि ये एंगल प्यारे बच्चों 40 डिग्री ही होना चाहिए। क्लियर? बहुत छोटी सी बात है, 6वीं 7वीं क्लास में समझते हैं हम कि एकांतर कोण कैसे होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। चलिए, अब ये अगर 40 होगा तो ये एंगल कितना होगा? ये वाला बेटा बताओ, ये कितना होगा? ये 40 है तो 140 होगा। कौन सी बड़ी बात है? बिल्कुल आसान। अच्छा बेटा, और क्या बोला था? आपसे पूछा एंगल CBP। CBP, अच्छा ये हमें मिलाना होगा बेटा आपस में। चलिए, ये हमें मिलाना होगा। अब देखना, एक तो ये ट्रायंगल बना है। कौन सा ट्रायंगल बना है? मैं लिख देता हूं, ट्रायंगल बना ABC। और प्यारे बच्चों, इस ABC में AB और AC बराबर होंगे। एक ही वृत्त पर एक ही बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। और वही अगर बराबर होंगे तो आपको पता है पिछले एक क्वेश्चन में भी हमने यूज किया था कि अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो दो कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स भी कैसे होंगे? बराबर होंगे। यानी ये एंगल 70 डिग्री का होगा और ये एंगल भी 70 का होगा। अब समझना प्यारे बच्चों, ये 70 का होगा, इतना ये वाला 70 और 40 110, तो ये इधर वाला कितना बचा? 70 बचा। कितना बचा बेटा? 70 बचा। अब ये 70, ये भी 70 और 70 140 हो गया। अब बचा कितना? 40 बचा। और यही तो पूछा प्यारे बच्चों, यही तो आपसे पूछा है कि एंगल CBP कितना होगा, तो आपका क्या आंसर होगा? 40 डिग्री का आंसर होगा। बेटा अगर चीजें पता होंगी तो आप बहुत बेहद जल्दी कर पाओगे, नहीं तो फिर आप समझ लो कि ज्योमेट्री और मेंसुरेशन तो ऐसा ही है कि आपको नहीं पता है तो आप नहीं कर सकते हो। प्रैक्टिस करेंगे सब सीख जाएंगे भाई, है ना। चलिए, और इसको देखो, ये जो मैं करा रहा हूं आपको, इसकी पूरी सीट मिलेगी आपको, बिल्कुल घबराना नहीं। PDF जो है आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो इसी में लिंक में मिल जाएगी आपको, इसलिए ना बार बार लिखने की भी जरूरत नहीं है कि आपको ये लिखना पड़े आपको। ठीक है बेटा, लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, आपको वैसे ही PDF मिल जाएगी। आप पहले उसको डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद कीजिए इन चीजों को, है ना। उसके बाद आप इस चीज को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन निकलवाता हूं बेटा मैं आपके लिए। अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, ये भी क्वेश्चन अच्छा है बेटा। एक सेकंड, चलिए, नहीं ये अच्छा नहीं, तो बहुत आसान सवाल है। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, अगला वाला। जैसे कि मैंने बताया था बेटा कि ऐसा नहीं है कि आपको कठिन ही कठिन पूछता है, बेहद आसान भी पूछ सकता है और किसी भी टॉपिक से पूछ सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पढ़ के, कितना आसान है, कितना आसान सवाल है। उसने बोला कि भाई MRP है किसी आर्टिकल का 600 है। चलिए, बहुत बढ़िया भाई। MRP दे रखा है कितना? 600 दे रखा है। फिर कहता सर 25% डिस्काउंट दीजिए। अब 25% डिस्काउंट दे दोगे आप तो 25% इसका कितना होता है बताइए? 25% कितना होगा इसका? 1/4 कितना होगा? 150 रुपए का होगा। 150 रुपए डिस्काउंट दे दिया आपने, तो 150 का डिस्काउंट दे दिए तो बेचोगे कितने में? 450 में बेचोगे। सीधी सी बात है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं। अब उसने बोला कि जब आपने ऐसा किया तो ऐसा करने से लॉस हो गया। कितने का लॉस हो गया भाई? 30 रुपए का लॉस हो गया। क्या करने से लॉस हुआ है? इतने में बेचने से लॉस हुआ है। आप जानते हो कि क्रय मूल्य क्या होगा? देखो, 450 में बेचा था, 30 का लॉस हो गया, इसका मतलब क्रय मूल्य कितना होगा? 480 होगा। और अगर लॉस परसेंट निकालना है तो 30 का लॉस हो रहा है कितने पे? 480 पे। तो ये क्या परसेंट होगा? तो बेटा 0 0 कट गया, 3 से कट गया 16 बार, और 16 का भाग देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा बेटा कौन सा वाला? 6.25%। 6.25%। देखो कितना आसान सवाल है। अब ये तो 5-7 सेकंड में ही हो गया। तो आसान चीजें भी आती हैं थोड़ी सी। देखो, नौकरी इतनी आसानी से तो नहीं मिल सकती ना बेटा। सारी चीजें आसान होंगी तो फिर तो कोई भी नौकरी ले लेगा बेटा, है ना। तो लाखों की भीड़ में हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके नौकरी मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा बढ़िया सवाल है, अगला वाला सीआई का सवाल है। उसने बोला व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन कंपाउंडेड 5 मंथली एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ ₹12,000, और टाइम भी दे रखा है। देखो बेटा, सबसे पहली बात है वो डिफरेंस पूछ रहा है सीआई और एसआई का। उसने आपको प्रिंसिपल भी दिया, देखिए प्रिंसिपल कितना दिया, उसने दिया 12,000, रेट भी दी कितनी 12%, टाइम भी दिया कितना, टाइम दिया 5/4 वर्ष। कितना टाइम दिया बेटा? 5/4 वर्ष, ये टाइम भी दिया आपको। तो इतना टाइम दिया है, रेट भी है, प्रिंसिपल भी है। तो अगर हम यहां से इंटरेस्ट निकालना चाहें, पहले सिंपल इंटरेस्ट, तो वो तो निकाल ही सकते ना, ये तो सिंपल होता है, आपको पता ही है, तीनों चीजों से सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। 12,000 गुणा 12 गुणा 5/4, ठीक है, यही तो आ जाएगा। ये देखिए बड़ी आसानी से आ जाएगा, ये 12 कट गया 3 बार, अब ये कितना हो गया 15, 15 गुणा 120 किया, 1800 रुपया है सिंपल इंटरेस्ट। सीआई थोड़ा सा हमें लॉजिकली समझना पड़ेगा। देखना बेटा, हमें ये तो पता है कि जब छमाई करता है तो हम रेट क्या कर देते हैं, आधी कर देते हैं, तिमाही करता है तो रेट क्या कर देते हैं, 1/4 कर देते हैं। अब 5 मंथली उसने शब्द बोला तो बहुत सारे बच्चे चक्कर में पड़ गए कि ये क्या है, 5 मंथली क्या होता है, 8 मंथली क्या होता है। भाई कुछ भी हो सकता है, आपको वहीं पे ही समझना चाहिए था जब आपने ये चीजें रटी और रटने की जगह सीखी होती, तो फिर कोई कंफ्यूजन नहीं था। जब हाफ ईयरली शब्द आता था, छमाई वाला शब्द आता था, तब आप रेट आधी करते थे, तो आपको पूछना चाहिए था टीचर से कि आधी क्यों कर रहे हैं। तो आधी इसलिए करते हैं कि जो रेट दे रखी होती ना, वो बेसिकली 12 महीनों की दे रखी होती थी। तो 12 महीनों की 12%, और 6 महीनों की करेंगे तो 6% रह जाएगी, सीधी सी बात है। वही यहां पर होगा, क्या होगा, ये जो रेट दे रखी है, ये दे रखी है 1 साल के लिए, 12 महीनों के लिए। अगर आप 5 महीने बाद ही हिसाब करने लग जाओगे तो सीआई वाला केस जो होगा, सीआई वाला केस जो होगा बेटा, उसमें जो रेट बन जाएगी वो 12% ना रह के वो 5/12 गुनी हो जाएगी, यानी कि 5% हो जाएगी। अगर ये चीज नहीं समझ पाया मेरा कोई प्यारा भाई, तो वो ऐसे समझ लेगा आसान भाषा में कि 12% है 12 महीनों के लिए, 8 महीनों के लिए 8% होगी, 10 महीनों के लिए 10% होगी, 6 महीनों के लिए 6% होगी, 5 महीनों के लिए 5% होगी। क्लियर? आप इतना जरूर जानते होंगे, आपको जरूर सिखाया होगा कि जैसा आप रेट के साथ करते हो उसका उल्टा किसके साथ करना होता है, समय के साथ। अब जब आप छमाई वाला केस याद कीजिए, जब आप रेट को आधा करते थे तो समय कैसा करते थे, डबल। सही कह रहा हूं? चलिए वही यहां पे करना पड़ेगा। ये तो हमने रेट के साथ कर दिया, टाइम के साथ क्या करना होगा, ये देखो ये है टाइम हमारा, इसके साथ हमें करना होगा उल्टा काम, यानी 12/5 गुना 5 से 5 कटेगा, यानी ये आ गया 3 साल। यानी आपका क्वेश्चन ये है कि आपको 5% से 3 वर्षों का सीआई बताना है, 5% से 3 वर्षों का सीआई। जब भी बेटा सीआई निकालना हो ना और रेट कंप्लीट नंबर में हो, तो आप उसका पेड़ मत बनाया करो, है ना, पेड़ बनाने की जरूरत नहीं है। बेहतर ये होता है कि आप सीआई निकालने के लिए इसका यूज किया करें, 3r/3r²r, ये यूज कीजिए आप अगर रेट कंप्लीट नंबर में है तो। यहां पर बस r का मान रख दीजिए, 5 है तो 5, 4 है तो 4, 3 है तो 3, 2 है तो 2, ठीक। 5 है, 5 रखिए, 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है। तो 2, ये ध्यान रखना बेटा कि इस पॉइंट से इधर 4 ही डिजिट हो सकते हैं, 4, और उन 4 में भी 2 डिजिट इसके होते हैं और 2 डिजिट इसके होते हैं। तो जब आपने 5 का क्यूब किया तो 125 आया, तो इस 125 को ना लिख के क्या लिखेंगे, केवल 25 लिखेंगे। फिर 1 का क्या करेंगे, तो 1 इधर यहां हासिल के रूप में आ जाएगा। क्लियर है? चलिए अब 5 यहां रखिए, तो 5 का वर्ग 25, अब 25 गुणा 3 कितना हो गया, 75, और 1 हासिल का 75 और 1 कितना हो जाएगा, 76। 76 में तो 2 डिजिट होते हैं तो कुछ सोचना ही नहीं है, 76 पूरा लिखते हैं। और 5 यहां पे लिखा भाई हमने, तो ये कितना आ गया, 15। यानी आपका सीआई आ रहा है 15.7625। ये सीआई बेटा आपका आता है कितने रुपयों पर आता है, ये आता है आपका 100 रुपयों पर। लेकिन हमें 100 का तो नहीं निकालना था, हमें तो कितने पे निकालना है, 12,000 पे निकालना है। यानी यहां 12,000 करोगे मतलब 120 गुना
तो ठीक बेटा इसको भी 120 गुना करना होगा। ये बहुत आसान है बेटा, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो जीरो तो पहले ही लगा दी, 12 का गुणा करो, 12 का गुणा 5 कितना होता है 60, दिख रहा है ना। चलिए 12 गुणा 5 कितना होता है 60, 6 कैरी हो जाएगा 24 और 6 30, 3 कैरी 72 और 3 75, 7 कैरी 84 और 7 91, 9 कैरी और ये हो गया बेटा 180 और 9 189। पॉइंट था 4 डिजिट पे, आपने लगा दिया यहाँ। यह है बेटा आपका 1891.5, 1891.5। डिफरेंस पूछा था इसका और इसका, तो आपको साफ दिख रहा होगा कि भाई ये 1800 ये 1891.5 है। कितना अंतर आ रहा है बेटा, अंतर आ रहा है आपका सीधे इसका और इसका डिफरेंस देखोगे तो ये आ रहा है 91.5। ये बेटा CHSL का पेपर है, हम ज्यादा आगे नहीं गए हैं। तो एक्चुअल स्थिति जो है उसको पहचानिए और उसी पे काम करिए, लगातार मेहनत करते रहिए जो एग्जाम में आता है उस पे। कभी भी अपने दिल को खुश करने के बारे में मत सोचिए। ये मैंने अपने आप ही नहीं, मेरा ये मॉक टेस्ट भी नहीं कह रहा हूं मैं, ये मॉक टेस्ट भी नहीं है, ये CHSL का प्रीवियस ईयर है, यानी ये एग्जैक्ट पेपर आया हुआ है। क्लियर है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अगला सवाल है, देखिए ये भी सवाल ठीक ही है। इसमें बोला कि भाई एक आदमी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और वापस आता है किस चाल से, 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, है ना भाई। चलिए ये मैं हटाया, देखो बेटा। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल उसने बोला भाई अ मैन ट्रेवल्स अ सर्टेन डिस्टेंस एट 12 किलोमीटर पर आवर, यानी किसी निश्चित दूरी तक गया बेटा और जाते समय इसकी जो चाल है वो कितनी है, 12 है। फिर ये वापस आया तो वापस आते समय इसकी जो चाल है वो कितनी है, 9 है। मेरे प्यारे बच्चों, जब आप सेम डिस्टेंस की बात करते हो, समान दूरी की बात करते हो, तो आपको पता होगा कि जब दूरी समान होती है तो जैसा भी स्पीड का रिलेशन है उसका जस्ट उल्टा क्या रहेगा, टाइम रहेगा। क्या रिलेशन है ये, तो 3 से काट दो तो 4:3 का अनुपात है, 4:3 है। तो टाइम क्या होगा, तो टाइम होगा 3:4, बिल्कुल उल्टा होगा इसका। चलिए यानी अगर इसको जाने में 3 घंटे लगेंगे, आप ऐसे कह सकते हो, तो आने में कितना लगेगा, 4 घंटा लगेगा। जबकि इसका जो टोटल टाइम है प्यारे बच्चों वो है 2 सही 1/3 घंटे। बेटा 2 सही 1/3 को क्या लिख सकते हो आप, 7/3 घंटे लिख सकते हो। और यहां जो टोटल टाइम देखो तो वो कितना हो रहा है, 7 हो रहा है। इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, तो इसकी एक्चुअल वैल्यू है 7/3 घंटे, 7/3 घंटे। मतलब कितना, तो ये 1/3 भाई, 7 की जगह 7/3 घंटे लग रहे हैं, यानी 1/3। तो ये 1/3 कब होगा, यानी ये भी 1/3 होना चाहिए। अब ये 1/3 करोगे मतलब 1 घंटा ही आ जाएगा। यानी प्यारे बच्चों इसको जाने में 1 ही घंटा लगा था केवल, और अगर जाने में 1 ही घंटा लगा था और स्पीड 12 थी, तो सिंपल सी बात है कि 12 की स्पीड से 1 घंटे में कितनी दूरी गया होगा, 12 किलोमीटर। और ये आपसे पूछा है कि इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है ना, डिस्टेंस आपसे पूछी है। अच्छा आपसे उसने ये पूछी कि उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी बताओ, तो 12 गया और 12 ही आया होगा, तो टोटल जो डिस्टेंस हो जाएगी प्यारे बच्चों वो हो जाएगी 12 गुणा 2, कितनी हो जाएगी, 24 किलोमीटर, है ना, 24 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है, ध्यान देना था इसमें 12 जो ऑप्शन है उससे बोला आपसे कि उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। तो 12 गया और 12 आया, तो कुल दूरी कितनी होगी बेटा, 24। क्लियर। चलिए बहुत आसान सवाल था, ठीक है। अब आसान चीजें भी आएंगी, लॉजिकल चीजें, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला सवाल देखिए कितना आसान है। चलिए लिख देता हूं मैं सीधे सीधे। आपसे पूछ रहा है कि cot थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा और बेटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये किसके बराबर है, ये आपसे पूछा गया है। और ऑप्शन दे रखे हैं कोसेक थीटा, साइन थीटा, सेक थीटा और 1। देखो एक तो इसको क्लास वाला तरीका है,
आप आराम से कर सकते हो इसको। कैसे? इसको ब्रेक कर लीजिए साइन कोस में। जैसे हम इसको cot थीटा को क्या लिख सकते हैं, cot थीटा को लिख सकते हैं क्या बताइए, cos अपॉन साइन। ऐसे ही इसको भी चेंज कर सकते हैं, 1 अपॉन sec cos हो जाए sin अपॉन, तो वहां से cos कॉमन लेके आप कर सकते हो इसको। लेकिन जब इस तरीके से वो पूछे ना आपसे और कुछ भी न्यूमेरिक ना दे रखा हो इस तरफ, तो आप हमेशा एंगल पुट किया करो, और एंगल पुट करके जो भी इसका मान आएगा वही हमारे आंसर का भी आएगा। कोई भी आप आसान सा ऑप्शन रखना चाहें वो रख सकते हो इसमें, जो भी आपको ठीक लगे कि यार ये ऑप्शन होगा तो हम उसके साथ आसानी से कर पाएंगे, तो वो चीज आप यहाँ पर रख सकते हो। या फिर आप इसको जैसे चाहो वैसे, उससे भी ज्यादा टाइम भी लगेगा। जैसे मैंने बोला कि आप cos थीटा से इसमें कॉमन लेके कर सकते हो, तो कर सकते हैं। जैसे देखना भाई, क्या लिख सकते थे, इसको लिख सकते थे cos थीटा अपॉन साइन थीटा। इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए। अब ये देखो यहाँ पे क्या है, 1 अपॉन cos थीटा, और ये क्या है, sin अपॉन cos थीटा। तो cos तो आ जाएगा एलसीएम, और ऊपर क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है ना? तो देखिए अब ये जो है बेटा, ये गुणा जब आप करोगे इसका cos थीटा, बिल्कुल लिख ही देता हूं बच्चों की तरह, है ना, ये हमने इसी तरीके से लिखा। अब जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, a प्लस बी a माइनस बी हो रहा है, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्यारे बच्चों क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है बताइए मुझे, cos स्क्वायर थीटा, हाँ या ना? तो ये हो रहा है हमारा cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा। तो प्यारे बच्चों एक कट गया, नहीं कट गया? अरे हाँ या ना? चलिए कोई दिक्कत तो नहीं आती, आराम से काट दोगे। अब जब ये कट गया तो अब हमारे पास क्या बचा है, हमारे पास बचा है तो cos थीटा से, देखो ये दोनों एक साथ आने थे तो इस cos थीटा से ये भी कट जाए। बचा क्या हमारे पास, 1 अपॉन sin थीटा। 1 अपॉन sin थीटा क्या होता है, 1 अपॉन sin थीटा होता है बेटा cosec थीटा। तो हमारा जो ऑप्शन है वो कौन सा सही होगा, पहला वाला, ए इसका आंसर हो जाए। आप ऐसे कर सकते हो, यहाँ पे एंगल भी रख सकते थे कोई सा, आप 45 डिग्री रख लेते तो ये तुरंत चेंज हो जाता। आप ऐसे भी कर सकते थे, देखो मैं आपको दिखा देता हूं एक बार करके, आप उस तरीके से भी कर सकते थे। आपको लग रहा है कि ये कैलकुलेशन थोड़ी सी कठिन हो रही है। जैसे आपने थीटा रखा 45, ठीक 45 डिग्री रखा अगर आपने थीटा, एक बार मैं देख लेता हूँ, साइन कोसेक सेक कोसेक 45, तो 45 पे कॉन्ट्राडिक्ट करेगा दूसरा, चाहे आप ऐसे ही रहने दीजिए भाई, है ना, दूसरा एंगल ले लीजिए, ऑप्शन कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं इसलिए 30 डिग्री ले सकते हो, फिर भी कैलकुलेशन थोड़ी सी हो जाएगी। तो यही तरीका ठीक है जो हमने किया है ना, दोनों से बराबर टाइम लगेगा, मतलब आप ऐसा नहीं कि उससे करोगे तो ज्यादा लगेगा, सेम ही टाइम लगेगा, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं आना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, है ना। तो अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये देखिए, एवरेज का क्वेश्चन है अगला, और थोड़ा सा आपसे, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, थोड़ी सी कैलकुलेशन डिमांड कर रहा है। वो कह रहा है देयर आर 3 नंबर्स ए बी और सी, ये 3 संख्याएं हैं, और कह रहा है ये जो 3 संख्याएं हैं प्यारे बच्चों, इनमें से किन्हीं 2 का औसत। तो पहली वाली जो कंडीशन लिखूंगा उसको तो मैं डिटेल में लिख देता हूं, बाकी उसी की तरह फॉलो होंगे। जैसे किसी 2 का औसत कह रहा है, अब इनमें से किसी 2 का औसत लेते हो, जैसे मैं ए और बी का, तो ए और बी का औसत कैसे लेंगे आप, a प्लस बी अपॉन 2 ऐसे ही तो लेंगे। तो किन्हीं 2 का औसत तीसरी संख्या में जोड़ा आपने, तो तीसरी संख्या क्या थी, सी। तो ये जो जोड़ने पर आ रहा है ये आएगा आपका 177, 177। प्यारे बच्चों ये 2 हटाने के लिए 2 से गुणा करोगे आप, तो a प्लस बी प्लस 2c बराबर, अब 2 से गुणा यहाँ पे भी करना होगा तो 4 5 है ना, और 3, 4 5 और 3, यही आएगा 354 है। क्लियर है? चलिए अब दूसरी कंडीशन, अब जब एक बार तो हमने इन दोनों का औसत लिया, एक बार इन दोनों का लेंगे, इसमें जोड़ेंगे, तो जब इनका औसत लेंगे तो ये तो सिंगल सिंगल बार आएगा, यानी अगली लाइन आप ऐसे लिख सकते हो b प्लस सी प्लस 2a। थोड़ा सा सीखना होता है, हम बार बार उसी लाइन को लिखेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। और ये आ रहा था 163, तो 163 का डबल किया आपने, 163 का डबल किया, 3 का डबल हुआ 6, 6 का डबल 12, एक कैरी और 326 हो गए, 163 का डबल, ठीक है।
ऐसे ही 138 और दिया था तो वहां पे क्या आएगा देखो, अब आएगा c प्लस ए प्लस 2b, और 138 का 2 गुना करेंगे तो 130 का 2 गुना करते हैं तो क्या आएगा बता, 260 और 16 276। ठीक है, यही आएगा 38 का डबल 76 और 100 का 200। आपने देखा कि अगर आप इनको ऐड कर लेते हो तो ऐड करने पर ये सारे 4 बार लिखे हुए हैं, 4 आ जाएगा कॉमन, और ये जब हम ऐड करेंगे तो 6, फिर भाई एक कैरी हुआ तो 6 2 8 8 और 7 15, एक कैरी और 956। 4 से इसको काट देंगे तो 2 बार गया, फिर एक 4 से 15 में भाग दिया भाई 3 बार गया, फिर 3 बचा तो 9 बार, 239 आ रहा है a प्लस बी प्लस सी। पूछा गया आपसे सबसे छोटी, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का औसत पूछा है, यानी हमें नंबर निकालने पड़ेंगे। देखो a प्लस बी प्लस सी 239 है, जबकि यहां देखिए a प्लस बी प्लस सी 394, यानी अगर इसमें से मैं हटा दूं 239 तो मुझे इस c का, ये जो 2 बार लिखा हुआ है ना, तो यहां से c का मान पता चल जाएगा। कितना आएगा वो देखो, 14 में से 9 गया 5, 4 में से 3 गया 1, और 3 में से 2 गया 1, 115 आ रहा है सी। ऐसे में यहां से घटा दूं 239 तो कितना आएगा, तो 11 और 26 कितना आएगा 37, 11 और 26 कितना आएगा 37 आ जाएगा। क्लियर, ये सबसे बड़ी संख्या होगी सी और ये सबसे छोटी होगी। ठीक है, सबसे बड़े में से घटाया तो सबसे बड़ी आएगी, सबसे छोटे में से घटा हुआ तो सबसे छोटी संख्या। इन दोनों का औसत पूछा है, तो ए और सी का औसत पूछा है ना, बी और सी का, बी छोटी है बेटा, है ना, बी और सी का औसत, बी और सी का औसत। तो एवरेज जब आप इन दोनों का निकालोगे, एवरेज जो होगा इनका वो क्या हो जाएगा बेटा, इनको जोड़ के क्या करना है, 2 से डिवाइड, 115 प्लस 37 बटे 2, तो कितना हो रहा है बेटा ये बताइए, 7 5 12, एक कैरी 4 और 1 5, 152 हो रहा है बटे 2, 2 से आपने किया तो 7 और 76 है ऑप्शन अपने पास, बिल्कुल है। कौन सा ऑप्शन आंसर होगा इसका, ए। क्लियर, हाँ है ना बेटा। चलिए, थोड़ा सा कैलकुलेटर था, नंबर भी इसमें थोड़े बड़े दिए थे, तो ये तो अब देखो क्लास में जब आप करते हो तो टीचर अपने अकॉर्डिंग नंबर लेके कराता रहता है, और एग्जाम में जो जिन बच्चों ने दिया होगा समझ रहे होंगे एग्जाम में क्या होता है, यही होता है उनके साथ एग्जाम में। और एग्जाम वाली प्रैक्टिस करोगे तो फिर बेटा आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, सीधी सी बात है, समझ रहे हो बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, है ना, फिर से वही वाला डीआई का, पिछला वाला ही जो डीआई था वही है। क्वेश्चन नेक्स्ट है इसका, इसमें वो कह रहा है आपसे कि 2014 में ए और सी, तो 14 ब्लू कलर से है तो ए और सी, है ना, ए और सी, तो ए ने 27 और सी ने कितना किया था बेटा, एक सेकंड थोड़ा सा ऊपर चला गया, चलिए ए और सी, तो ए का तो 27 और सी का प्यारे बच्चों कितना है, सी का है 43। और क्या कह रहा है ये, और कह रहा है आपसे, एक सेकेंड यार ये दिया है, चलिए फिर कह रहा है और 2015 में बी और ई, देखिए अनुपात पूछ रहा है, ए और सी, बी और ई, इन्हीं का पूछ रहा है, ए और सी, बी और ई। तो बेटा ए और सी, बी और ई, थोड़ा सा डीआई में नंबर देख रहे हैं बेटा, चलिए अब देख रहे हैं, ए का कितना है बेटा 27, यहां लिख देते हैं 27, और सी का कितना था 43, बी का कितना है, बी का है 2015 में ना, बी का 2015 में देखिए बेटा कितना है 33, और ई का 2015 में कितना है तो 57। देखो इतना आसान सा भी पूछ लेता है, ये कितना हो रहा है भाई 70 हो रहा है, और ये कितना हो रहा है 90 हो रहा है ना, क्या रेशियो आया 7:9, क्या रेशियो है बेटा इसका 7:9, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बी। देखो कितना छोटा सा पूछ लिया। अगला क्वेश्चन देखिए और कितना छोटा सा पूछ रहा है, अगला क्वेश्चन भी इतना छोटा सा,
तो मैंने जैसे बताया बेटा कि सब कुछ पूछना होता है उसको। अब कुछ बच्चे पहले ही फंसे रह जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन भी कितना आसान है। उसने बोला कि x प्लस वाई बेटा कितना है 7 है और x इंटू वाई कितना है 10 है। अब मुझे बताना है इसके लिए कौन से वेद पढ़े होने चाहिए बच्चे को। क्या इसमें इतनी बड़ी बात है? दो संख्याओं का योग 7 है और उनका गुणनफल 10 है। सिंपल सी बात है। 5 2 होता है सेटिस्फाई है ना। 5 प्लस 2 कितना होता है 7। अब 5 गुणा 2 कितना होता है 10। पूछ क्या रहा है वो 1/x³ x की जगह 5 माना तो 125 प्लस 1/y³ और y की जगह 2 माना तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये पूछ रहा है बेटा आपसे, तो बहुत आसान है भाई। एलसीएम भी बड़ी आसानी से 125 गुणा 8 कितना होगा तो 1000 और ये कितना हो जाएगा 8 प्लस 125 133। अब देखिए ऐसे नंबर किस में आ रहे हैं 133 वाले किस में आ रहे हैं, तो बिल्कुल आपका बेटा कौन सा देखो 1000 से भाग दोगे ना तो 303 पे पॉइंट लग जाएंगे। आंसर होगा आपका 0.133। ये वाला आपका आंसर होगा 133। कौन सा ऑप्शन है बेटा ये है आपका सी, ऑप्शन सी। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था। चलिए इसको हटाते हैं, नेक्स्ट देखते हैं बेटा। कैलकुलेशन आप देखते रहोगे बेटा, कभी कभी थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है। देखो अगला क्वेश्चन भी बेहद आसान है ना। तो मिक्सर होता है, मैं स्टार्टिंग में बता चुका था कि बहुत जरूरी नहीं कि आपको हर एक क्वेश्चन में टाइम लगता है, 5-5 सेकंड में भी जैसे ये क्वेश्चन है। उसने बोला कि एक अ मैन स्पेंड 72% ऑफ हिज इनकम, यानी अगर किसी आदमी की इनकम 100 रुपए मान ली जाए तो वो खर्च कर देता है प्यारे बच्चों कितना 72। तो इसका तो सीधा सा मतलब है कि वो बचत करता होगा कितनी 28 की करता होगा। फिर क्या कह रहा है उसने बोला कि इसकी इनकम 28% बढ़ जाए और खर्च 25% बढ़ जाए। कुछ रेशियो ही नहीं बनाना, सिंपल से नंबर बोले इसको 28% बढ़ा दीजिए बेटा तो 128 हो जाएगा। अरे हाँ या ना बेटा। इसको 25% बढ़ा दीजिए, 25% 1/4 इसका 18 बढ़ के कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। अब सोचिए कि अगर वो आदमी इतना कमाने लग जाए और इतना खर्च करने लग जाए तो बचाएगा कितना, तो बचाएगा कितना बताइए 38 बचाएगा ही नहीं बचाएगा। तो इसका मतलब इसकी बचत बढ़ गई बेटा। अब बचत कितनी बढ़ गई है तो 7 दिख रहा है 10 बढ़ गई। कहां से 28 से। तो ये क्या परसेंट होगा तो बेटा देखिए 4 से कट गया 25 बार और 4 से कट गया क्या बार 7 बार, यानी 250/7 आंसर आना चाहिए। 7 का भाग लगाएंगे आप 3 बार जाएगा। अब देखिए ऑप्शन ए पर 3 बार गया, 3 बार गया भाई 21 तक 40 बचा। 40 में 7 का भाग लगाएंगे कितनी बार जाएगा 5 बार भाग जाएगा। 35 को लेके है कोई ऑप्शन, बिल्कुल सी ऑप्शन हो जाएगा आपका। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा 35.7%। बहुत आसान था। चलिए इसको भी आगे करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत आसान है। सिंपल बोर्ड मास रूल पे पूछा है आपसे। तो सब तरह के नंबर होते हैं बेटा, है ना। आप जब पेपर देने जाओ तो इनको सिलेक्ट करके किया करो, पहले वही क्वेश्चंस किया करो जिन पे आपको लगता है कि हम बेहद आसानी से जल्दी से आंसर उसका दे सकते हैं। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसी तरीके का है। 3/4 डिवाइडेड बाई 3/4 ऑफ 3/4 इंटू 4/3। देखो ये एक जैसी संख्या बार बार क्यों लिख रहा है, आपसे बस बोर्ड मास रूल जानना चाहता है कि आप जानते हो या नहीं जानते हो, है ना भाई, और कुछ नहीं है इसमें। आगे फिर दिया है इंटू 4/3, फिर दिया है प्लस 3/4। देखो लगातार सेम ही नंबर है लगभग, नहीं सॉरी ये 3/4 नहीं, ये है 5/2। आगे है फिर डिवाइडेड बाई 2/5 ऑफ 5/4 माइनस ब्रैकेट में है 2 + 3 प्लस 2/3 प्लस 2/3 ऑफ 5/6, है ना। ये
सिंपल है बस बेटा, जिसको बोर्ड मास नियम आता होगा तुरंत से कर देगा इसको। नंबर बहुत बड़े बड़े हैं नहीं, बस आपको ये पता होना चाहिए पहले करना है। तो सबसे पहले तो ब्रैकेट ही करना है, और ब्रैकेट के अंदर भी अगर बोर्ड मास है तो उसको भी आपको देखना है। तो हमें पहले ये काम करना होगा और इसको पहले करना होगा, ये वाला हिस्सा। तो ये तो बस गुणा है, गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा बताइए, 2 से 3 6 कट गया 3 बार, तो 5/9 हो गया। अब इन दोनों को जोड़ के एक साथ ही लिख लो, अगर आप स्टेप बढ़ाना नहीं चाहते हो। एलसीएम आ जाएगा 9, ये 2 बार 6 और 5 11, यानी ये हो गया आपका हिस्सा 11/9, ये आ गया है ना। और यहाँ माइनस का साइन, ब्रैकेट खत्म हो गया। चलिए फिर क्या करते हैं, ऑफ करते हैं। तो ऑफ आपको दिख रहा है, एक तो यहाँ पर है, तो ये चीज आपको पहले करनी होगी, और कहाँ है तो ये वाला काम आपको पहले करना होगा। ये दोनों काम आप एक साथ कर सकते हो, बाकी की चीजों को ऐसे ही लिखे रहने देना। 3/4 ये डिवीजन लगा, अब यहाँ गुणा ही है तो ये हो गया 9/16। अरे आगे वाला भी ऐसे ही उतार दीजिए जब तक। और ये गुणा किया आपने तो बेटा 5 से 5 कट गया, 2 से 1/2 आया। ठीक है, ये थोड़ा सा उधर पहुंच गया है, अब चाहो तो यही ला सकते हो इसको 11/9। ठीक, चलिए अब क्या होगा इसमें, तो अब डिवीजन वाला काम होगा, पहले ये वाला काम होगा, तो इसको करिए। ये भी बहुत आसान होता है, कुछ करना तो उतना नहीं, साइन चेंज करके पलट देनी संख्या दूसरी वाली है ना, और बाकी को ऐसे ही लिखा रहने दीजिए। तो इसको भी पलट देंगे, तो इस तरीके से हो गया भाई, ये इतना है ना। अब देखिए बेटा, अगर आप ध्यान देंगे तो गुणा ही है, फिर कर ही सकते हो। देखो 3 से 3 काट दीजिए, 4 से 4 काट दीजिए, अब यही बचा आपका 16/9 बचा, प्लस यहाँ पे बेटा 2 से 2 कट गया, यहाँ क्या बचा आपका 5 माइनस 11/9, 5/1 भी बोल सकते हो इसको। 9 आ जाएगा आपका एलसीएम, तो ये क्या हो गया 16, प्लस यहाँ पे क्या आएगा बताइए मुझे, यहाँ पे आएगा आपका कितना, देखो 1 का भाग गया 9 बार, 9 गुणा 5 कितना होगा 45, कितना होगा बेटा 45, और माइनस 11, तो 16 माइनस 11 5, 5 और 45 50, 50/9, ये आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है ये, डी, 50/9। ठीक है, चलिए अगला करते हैं। कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, देखिए आपको बस बोर्ड मास नियम पता हो ना तो आराम से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वो भी बहुत आसान है, लेकिन आपको पता होनी चाहिए चीजें उसके लिए भी, है ना। उसने आपको एक नंबर लिख के दिया है और फिर बोला है कि वो जो नंबर है प्यारे बच्चों, वो डिवाइड है पूरी तरीके से किसके द्वारा, 88 के द्वारा, 88 के द्वारा। अब यहां टेंशन में नहीं आना है कि भाई 88 का कैसे हम पता करेंगे इतना बड़ा। पहले तो वो संख्या लिखता हूं मैं, क्या है वो, 4 3x, x की जगह पे कोई डिजिट आएगा बेटा, ठीक है। फिर 1 1 4 5, 1 1 4 5, y2 ये संख्या है, और ये डिवाइड करी जा रही है किससे, 88 से। तो कह रहा है कि भाई y का सबसे छोटा मान होना चाहिए, y छोटा से छोटा हो वो लेना आपको। अब यहां माइनस तो ले ही नहीं जा सकता, y कम से कम 0 तो लेना ही होगा, या 0 से बड़ा, ऐसे समझिए आप इस चीज को। तो वो आपसे पूछ रहा है भाई 3x माइनस 2y, इसका मान क्या होगा, ये आपसे पूछा। क्लियर है, चलिए पहले तो मुझे एक बात बताइए बेटा कि 88 को क्या लिख सकते हो, 11 गुणा 8, यानी ये संख्या 88 से डिवाइड होगी तो आप ये भी कहोगे कि ये 11 से भी डिविजिबल होनी चाहिए और फिर 8 से भी डिविजिबल होनी चाहिए। और 11 से कोई संख्या कब डिवाइड होती है, तो 11 से कोई भी संख्या तब डिवाइड होती है जब उसके ऑड प्लेसेस के डिजिट, क्या बोला मैंने, विषम स्थानों के अंक का योग। अब ये जो मैंने इनका योग करूंगा तो 4 प्लस x प्लस 1 प्लस 5 प्लस 2 कितना हो रहा है भाई, 4 प्लस x प्लस 1 प्लस 5 प्लस 2, ये कितना हो रहा है, तो ये हो रहा है भाई 2 और 5 7 और 1 8, 8 और 4 12, 12 प्लस x हो रहा है, कितना हो रहा है ये 12 प्लस x, ये हो रहा है आपके ऑड प्लेसेस के डिजिट्स। अब इवन प्लेसेस की बात करेंगे तो 3 और 1 4 और 4 8, 8 प्लस y, ये कितना हो रहा है, एक साथ हमने जोड़ लिया, ये हो रहा है भाई 8 प्लस y, 8 प्लस y। देखिए ये हो रहा हमारा कितना बेटा, 8 प्लस y,
और ये हो रहा था कितना 12 प्लस एक्स। अब इनका डिफरेंस या तो आना चाहिए 0 और या फिर आना चाहिए 11 का मल्टीपल। आप बताइए बेटा, नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो y क्योंकि वैसे भी छोटा लेना है तो ये संख्या बड़ी होनी, क्योंकि y वैसे भी x से छोटा ही लेना है, तो y अगर x से छोटा लेना है तो ये 12 वैसे ही बड़ा है 8 से, तो ये संख्या बड़ी होगी। अब इसमें से इसको घटाओगे तो 12 में से 8 गए 4 तो जा ही रहा है, 4 तो बच ही रहा है, तो 0 तो आने से रहा, तो 11 मल्टीपल आना चाहिए, 11 आना चाहिए कम से कम। अब 11 कब आएगा, जब यहाँ x और y का डिफरेंस कितना हो, x और y का डिफरेंस कितना हो बताइए मुझे। x और y का डिफरेंस होना चाहिए बेटा 7 होना चाहिए इनका डिफरेंस, यानी x बराबर होना चाहिए y प्लस 7। अच्छा एक चीज और, अब 8 से संख्या कब डिवाइड होती है बेटा, 8 से संख्या तब डिवाइड होती है जब उसके लास्ट के 3 अंक भी 8 से डिवाइड हो रहे हैं। तो उस केस में मैंने देखा कि भाई y को अगर मैं 0 लेता हूं, आप सोचिए y को अगर मैं 0 लेता हूं तो अगर आप इसको 0 लोगे बेटा तो 502 बनेगा, और 502 में तो 8 का भाग जाएगा नहीं, किस में जाता है 512 में जाता है, तो 512 में 8 का भाग जाता है, तो इसलिए y का मान कितना रखना होगा, 1 रखना होगा। और वैसे भी हमें छोटे से छोटे मान ही कंसीडर करने हैं y के लिए, तो y का मान कितना आया बेटा 1। अब अगर y का मान 1 है और x और y का डिफरेंस 7 आना चाहिए, तो अब x का मान क्या बनेगा बताओ, x का मान बनेगा प्यारे बच्चों कितना 8, क्योंकि इसका मान कितना बन रहा है 1। क्लियर। अब देखो 8 और 1 कितना 9, और ये 12 और 8 20, तो 20 और 9, 20 और 9 का डिफरेंस कितना होता है 11 होता है, इसका मतलब संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी। तो बस x का मान 8 यहां पर रख दीजिए, तो 8 गुणा 3 24, अब माइनस 2 गुणा 1 यानी 2, उत्तर आ जाएगा कितना 22। आपका आंसर होगा पहला ऑप्शन ए। ठीक है भाई, देखो बहुत आसान चीजें होती हैं लेकिन हमें पता होनी चाहिए, तभी आप इसको आसानी से कर सकते हो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सारे बच्चे। मैं बहुत आराम से बता रहा हूं आपको क्योंकि ये पहला मॉक टेस्ट भी है इसीलिए। और बेटा बिल्कुल टाइम वेस्ट मत कीजिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे ही लॉकडाउन खत्म होने के लिए आएगा आपके एग्जाम्स बिल्कुल कराए जाएंगे। आप बिल्कुल ऐसे मत सोचिए कि एग्जाम नहीं होंगे, सरकार कभी भी बिना सरकारी कर्मचारियों के संभव है ही नहीं। तो आप ऐसे कैसे सोच सकते हो कि वैकेंसी नहीं आएगी या एग्जाम नहीं होगा, सारी चीजें होंगी और ज्यादा होंगी, इस टाइम पे और ज्यादा होंगी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो कह रहा है 4360 रुपए की एक धनराशि ए बी सी और डी, 4 लोग हैं ये ए बी सी और डी, इन 4 लोगों में बांटी गई है। और इन 4 लोगों में बांटी गई किस अनुपात में, 3 4 5 8, 3 4 5 और 8 इस अनुपात में बांटी गई। तो बांट देते हैं पहले भाई, देखिए 3 और 4 7, 7 और 5 12, 12 और 8 20, 20 की वैल्यू प्यारे बच्चों है 4360। अब भाग दीजिए, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गई, ये है 218, 218 गुना। ठीक है, 218 गुना। अब जिसके भी बारे में रिलेशन निकालना होगा ना उसी के गुना कर देंगे 218 से, उसका मान आ जाएगा। ठीक है, वो कह रहा है लेकिन गलती से जो धनराशि है वो इस प्रकार बट गई, है ना, इस तरीके से बट गई। तो अगर वो आपसे ऐसे ही पूछे ना, ध्यान देना कि किसको कम मिलेगा किसको ज्यादा मिलेगा, तो आप सोच लीजिए कि जो नंबर बड़ा है उसका रेसिप्रोकल उतना ही क्या होता है, छोटा होता है। तो सबसे ज्यादा घाटा जो होगा वो किसको होगा, डी को होगा। समझ में आई बात नहीं। लेकिन इसने ऐसे नहीं पूछा, रुपए भी साथ में दे रखे हैं, तो रुपए वाली कंडीशन भी है ना, तो रुपए वाली कंडीशन है इसलिए हमें इसको पहले पूरा सॉल्व करना होगा। तो उसके लिए हमें इसको पहले फ्रैक्शन हटानी होगी, तो उसके लिए हमने इस 3 4 5 8 का एलसीएम लिया 120 से गुणा कर दिया सब में, और सब में 120 से गुणा करोगे तो हो जाएगा 40, ये हो गया कितना 30, ये कितना हो जाएगा बेटा 24, और ये कितना हो जाएगा 115, कितना हो जाएगा बेटा 15। अब इस अनुपात में पैसे बांटोगे अगर आप, तो ये कितने हो रहे बेटा 40 30 70, 70 और 24 कितना होगा 94, 94 और 5 99, 109, 109 ही हो रहा है 39, हाँ 109, 109 का मान फिर से वही 4360,
देखो अब आप ऐसी आइडिया लगा सकते हो, 1 का 4 गुना 9 का 4 गुना 36, सीधी सिंपल सी बात है, क्या गुना है ये 40 गुना होना चाहिए, जीरो आएगी 4 गुना वो 40 गुना। अब हम अगर ऑप्शंस पे ध्यान दें तो उसने बोला कि भाई ए को 956 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं, अगर मैं इसमें 40 का गुना कर दूंगा तो 1600 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा भाई, वहां 218 का गुना करने से ये हो जाएगा 654 और 1600 का अंतर कितना, 956। नहीं 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 नहीं, देखते हैं और क्या ऑप्शन है, एक बार डी का देखते हैं। जैसे हमें पता है कि भाई डी को नुकसान हो रहा है तो डी का ही चेक करते हैं। इसका हिस्सा 218 गुना करिए पहले आप, तो ये जब आप 218 गुना करोगे तो 8 गुना 8 64, 6 कैरी 8 और 6 14, 1 कैरी 16 और 1 17, 1744 रुपए पहले मिल रहे थे, अब कितने मिल रहे हैं, तो अब मिल रहे हैं 600 मात्र। अब इसका और इसका अंतर कितना है, 944 का है, कितने का है बेटा, 944 का है ना भाई, तो 944 तो आया नहीं, डिफरेंस नहीं आ रहा ना, तो ये नहीं आएगा, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। एक ही चेक करते हैं, इसका 40 गुना बेटा 1600 और इसका 218 गुना बेटा 218 गुना कितना 654, ये जरूर हो रहा होगा भाई, है ना, 954 और 956, बिल्कुल ठीक। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा, ए, 956 और 954 हो जाएगा कितना, 1600। आपका आंसर क्या होगा, ए, पहला वाला ऑप्शन सही होगा। ए को 956 रुपए का क्या हो गया है, फायदा हो गया है। क्लियर है, चलिए ये हटाता हूं। कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में, आसानी था, लेकिन आप समझ लीजिए कि भाई एग्जाम में इस तरीके से काम करवाता आपसे, है ना। आप जो है बिल्कुल आसान आसान चीजें करके चले जाते हो आर.एस. अग्रवाल जैसी किताबें लेके, और फिर कहते हो सब वहां कैलकुलेशन बहुत कराई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकिन प्यारे बच्चों बेहद आसान है। उसने बोला 72 वस्तुओं को बेचने पर, विक्रय मूल्य पर बेचने पर, by selling 72 articles a loss equal to the selling price of 8 articles was incurred। इंग्लिश में बेटा ज्यादातर पढ़ने की कोशिश किया करो, इंग्लिश थोड़ी सी, हिंदी थोड़ी सी ट्रांसलेट करता है वो गूगल ट्रांसलेटर से, तो कभी कभी दिक्कत आ जाती है। लॉस हो रहा भाई, देखो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए ना, आर्टिकल्स की फॉर्म में प्रॉफिट या लॉस बोले, तो तब आप बेटा आर्टिकल्स के फॉर्म में ही रेट डिसाइड कर लिया करो पहले से। जैसे यहां पर उसने बोला कि भाई इसको क्या हो रहा है, 8 आर्टिकल्स के बराबर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो आप क्या करो पहले से ही फिक्स कर लीजिए कि एक आर्टिकल का, एक वस्तु का जो क्या है बेटा लॉस हो रहा है 8 आर्टिकल्स के कितने, विक्रय मूल्य के बराबर है ना, सेलिंग प्राइस के इक्वल। तो एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस पहले से ही फिक्स कर लीजिए कितना, 1 रुपया। किसी और दूसरे चक्कर में पड़ो ही मत। अगर वो अगर वो बोलता है कि भाई 8 वस्तुओं के क्रय मूल्य के समान, तो फिर हम एक आर्टिकल का क्रय मूल्य मानते, कॉस्ट प्राइस मानते। यहाँ पर विक्रय मूल्य की फॉर्म में बता रहा है, तो यहाँ पर आप विक्रय मूल्य की फॉर्म में डिसाइड करोगे। क्लियर है ना, हाँ या ना। चलिए तो आप देखो इसके बाद आप आसानी से कर सकते हो। इसने कितनी वस्तुएं बेची हैं बताओ, 72। अब 72 वस्तुएं बेची हैं और एक वस्तु 1 रुपए में बेचता है, तो टोटल जो इसको रुपए मिले होंगे, टोटल जो सेलिंग प्राइस इसका रहा होगा 72 ही रहा होगा। भाई एक आर्टिकल अगर आप 1 रुपए में बेच रहे हो तो 72 वस्तुएं तो 72 में ही बेची जाएंगी। चलिए फिर क्या कह रहा है, 8 वस्तुओं के बराबर हानि, तो इसका लॉस देखिए कितना हो रहा है, लॉस तो 8 रुपए का हो रहा है। 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य तो 8 रुपए ही होगा। अब 72 रुपए में आपने सामान बेचा, और 72 रुपए में सामान बेचने से आपको 8 रुपए का लॉस हुआ है, तो यहां से सीपी आ सकता है आपका कितना, 80। आप 80 रुपए का सामान होगा तभी तो ऐसा पॉसिबल है। तो बस आप लॉस परसेंट बता दो भाई, 8 रुपए का लॉस कितने पे हुआ बेटा, 80 पे हुआ। क्या परसेंट बोलेंगे इसको, 10%। कितना आसान सवाल है, देखिए लिख लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं प्यारे बच्चों, है ना, आसान चीजें भी होती हैं बेटा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का। हर तरह से हमें टाइम सेव करने के बारे में सोचना है कि किस तरीके से टाइम सेव किया जा सकता है। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इसमें उसने बोला आपसे कि 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 5 cos थीटा, 5 cos थीटा प्लस 2 बराबर 0।
ठीक है। और उसने बोला है कि जो थीटा है, ये कंडीशन दी है कि 0 डिग्री से बड़ा है थीटा और 90 डिग्री से छोटा है। देखो कभी भी बच्चा इस पे ध्यान ही नहीं देता, पता नहीं क्या रीजन है। अगर वो इस पे ध्यान देना तो 2 सेकंड में आंसर आ जाए। अब आप बताइए कि जब ये खुद कह रहा है कि 0 से बड़ा है 90 से छोटा है, यानी एंगल क्या हो सकता है? एंगल होगा 100%, 30, 45 या फिर 60। अब कोई होशियार ये मत बोल देना कि सब 37 डिग्री हुआ, तो बेटा 37 डिग्री होता ना तो ये 0 नहीं आ पाता यहाँ कहीं। क्यों? देखो ये 2 तो 2 ही है, इसका मतलब ये हो रहा है आपका -2 हो रहा है, और -2 ये पूर्णांक ही तो है, और पूर्णांक है अगर तो इसका मतलब साफ साफ ये होता है बेटा कि इसका जो मान है वो रूट के अंदर नहीं है, वैल्यू परफेक्ट आ रही है। और आप मुझे बताइए कॉस में कौन सा एंगल परफेक्ट वैल्यू देता है? 45 देता है? नहीं देता, 1/√2 होता है उसका। 60 देता है क्या कॉस 60? अरे हाँ या ना? देता है। कॉस 60 का मान क्या होता है बताइए मुझे? कॉस 60 का मान होता है 1/2। साइन 60 का होता है √3/2। यानी यहां से आपको देखते ही आइडिया लगा देना चाहिए था कि भाई थीटा 100% होगा 60 डिग्री। रीजन मैं बता चुका हूं, आप अपने दिल को तसल्ली देने के लिए चेक जरूर कर सकते हो एक बार। आप थीटा का मान 60 रखिए यहां पे, तो जब 60 रखोगे तो 1/2 का वर्ग 1/4 हो गया, -5 × 1/2 + 2। बेटा ये हुआ 1/2 - 5/2 + 2 बराबर 0 हो रहा है या नहीं हो रहा बताओ? देखो ये माइनस का 2.5 है और 2 और आधा, ये भी 2.5 हो गया, सेटिस्फाई कर रहा है बस। तो आपसे पूछा क्या था? आपसे पूछा था कोसेक थीटा + कॉट थीटा। अब इसको सॉल्व करोगे तो बैठे रहो भाई सॉल्व करने के लिए। 60 पे बताइए अब कोसेक 60 का मान बताइए क्या होता है? बताओ कोसेक 60 भाई साइन का जस्ट उल्टा हो जाएगा। साइन 60 का क्या होता है? उसका उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/√3। कॉट 60 का क्या होगा बताइए? जो tan 30 का होता है, यानी कि 1/√3। ये आपने जोड़ा तो ये हो गया 3/√3, यानी आपका आंसर आ गया कितना? √3। समझ पाए प्यारे बच्चों? हाँ या ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए उसने बोला 8x² + y² - 12x - 4xy + 9 बराबर 0। देखो जब भी इस तरीके से देना तो आप समझ लो कि स्क्वायर बनाना, होल स्क्वायर, और यहां से आइडिया लगाइए कि y तो सिंगल ही है ना, तो y के साथ ये जो 4xy है, अब देखो ये वाला पद लिया आपने y², ये लिया -4xy, तो आपने देखा कि यार इसको अगर मैं 2ab बनाऊं -2ab, तो 2 और b की जगह पर y हो जाएगा, तो जो पहला पद है वो 2x होना चाहिए, तभी तो ये होगा। और 2x का वर्ग लेंगे तो 4x², यानी इतनी चीजें होनी चाहिए, इतनी चीजें, तब आप लिख सकते हो इसकी जगह पे क्या? 2x - y का होल स्क्वायर। तो इतनी है तो हमारे पास, y यहां से आ गया, ये यहां से आ गया, और इसमें से 4x² आ गया। अब आपके पास बचा क्या है? तो आपके पास 4x² और बचा था, यहां क्या बचा था बेटा? 9 ये भी, और यहां क्या बचा? -12x। अब देखो बेटा इसको भी लिख सकते हो, देखो ये 2x का स्क्वायर हो रहा है, अब ये 3 का वर्ग हो रहा है, और ये फिर 2ab की फॉर्म में चेंज हो ही रहा है। देखो इसको अगर आप लिखो तो 2 × 2x × 3, यही तो है। तो अब इसको इतने को क्या लिख सकते हैं? तो इतने को लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो 2x - 3 का होल स्क्वायर बराबर 0। जब बेटा दो संख्याओं के वर्गों का योग 0 हो रहा हो, वर्गों का ध्यान देना, तो जरूरी है कि दोनों की दोनों ही संख्याएं क्या होंगी? 0 होंगी, और कोई ऑप्शन नहीं। तो अगर ये भी 0 है तो यहां से 2x बराबर y होगा भाई, तभी तो ये 0 होगा, ये y होना चाहिए तभी तो होगा। अरे हाँ या ना? और अगर ये भी 0 है तो यहां से 2x बराबर क्या होगा? 3 होगा। 2x बराबर क्या होगा? 3 होगा। आपसे क्या पूछा बताइए? आपसे पूछा 14x - 5y, 14x - 5y, इसका मान पूछा है। देखो इसको अगर आप चाहो तो किसी भी तरीके से कर सकते हो, इसमें 7 का गुणा कर दूं, 7 का, तो 7 का गुणा कर दोगे तो इसमें भी करना होगा 7 का,
तो 14x बराबर 7y लिख सकते हो, इसकी जगह पे 7y। अब 7y माइनस 5y कितना हो गया, 2y हो गया। अरे हाँ है ना, 2y हो गया। अब 2y हो गया, देखो अब वैल्यू जो है न्यूमेरिक है, तो न्यूमेरिक कैसे आएगी, देखो हमारा आंसर आ रहा है 2y। अब 2y की जगह पे क्या लिखेंगे, यहाँ y की जगह पे 2x होता है, तो 2y की जगह पे 4x होगा। यहाँ क्या होगा, इसके बराबर क्या लिख सकते हो, 4x। और 4x की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 6। क्या लिख सकते हैं बेटा, 6। एक बार दोबारा से आप सब रिपीट कर करके इस चीज को लिख लोगे, आपका आंसर क्या होगा, 6 होगा। क्लियर, हाँ या ना बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से वही ग्राफ है, डीआई वाला सवाल, जल्दी से देखते हैं डीआई वाले सवाल में क्या कह रहा है वो आपसे। पिछले वर्ष की तुलना में 2015 में किस प्रकार के वाहनों के निर्यात में 32% वृद्धि हुई। देखिए बेटा, 2015 में किस वर्ष की तुलना, कौन से वर्ष जो है 32% क्या कह रहा है, पिछले वर्ष की तुलना में 2015 के किस वर्ष में, यानी 2014 से 2015 32% वृद्धि हो रही हो। तो 32% हो रही है बी में। देखो 2014 में 25 है और 2015 में 33 है, कितनी वृद्धि हो रही है, 8 की। कहां से, 25 से, देन ऑन 100, तो ये कितना हो जाएगा, 32%। सिंपल, क्या आंसर होगा, बी, मतलब कंपनी बी और ऑप्शन ए। क्लियर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आसान है ये भी, ज्योमेट्री का सवाल है फिर से। वो कहता है भाई किसी ट्रायंगल एबीसी एक ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल बनाते हैं पहले। तो ये हो गया बेटा आपका ट्रायंगल एबीसी। अब वो कह रहा है इसकी ये साइड्स जो आगे बढ़ाएंगे, ए बी आगे बढ़ाइए और ए सी भी बढ़ाइए, ये डी और ये ई तक, ऐसे कह रहा है आपसे। फिर कह रहा है ये जो एंगल बन रहे हैं बाहर, ये इनके बाइसेक्टर आप जानते हो, समद्विभाजित, यानी एंगल को दो बराबर हिस्सों में बांटेंगे और एक दूसरे को मिलते हैं बिंदु पी पर। ये एंगल दे रखा है बेटा 72 डिग्री। देखो वैसे तो बेटा इसकी होती है थ्योरम, आपको पता है, जैसे इंटरनल बाइसेक्टर मिलते हैं तो इन सेंटर होता है 90 + a/2। अब ये एक्सटर्नल बाइसेक्टर जब मिलते हैं तो यहाँ पर जो पॉइंट बनता है, यहाँ से आप जो इसका ये एंगल फाइंड करना, तो ये होगा 90 - a/2। अगर आप सीधे याद कर पाओ तो सीधे ही कर सकते हो, एंगल BPC जो है वो होगा 90 - a/2। तो ये 36 घटा दो भाई 90 में से, तो कितना होगा, 54। अब सोचो कोई बच्चा कहता साहब हम ये याद नहीं रख पाएंगे, नहीं रख पाओ, कोई दिक्कत नहीं बेटा। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन हो ना, यानी ऐसा फिगर दे रखा हो जिसके एंगल फिक्स नहीं होते, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल ना हो, है ना, हेक्सागन ना हो, तो उनके एंगल फिक्स नहीं होते, आयत है, वर्ग है, उनके तो होते ही, तो इसके तो फिक्स होते नहीं। ये तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा या स्केलेन ट्रायंगल होगा, उनमें से कुछ हो सकता है। तो उन दोनों में से कोई सा भी ट्रायंगल हो तो उसके एंगल आप लेट कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप कोई सा भी एंगल लेट कर लेते इसको, जितना चाहो उतना, 0 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री, 18 डिग्री, 72 डिग्री, कुछ भी, तो भी आप सही उत्तर पर उसी हिसाब से पहुंच जाएंगे। पहले तो आपको ये याद हो तब तो ये तो सबसे बढ़िया है, 1 सेकंड में आंसर। नहीं हो उस केस के लिए बता रहा हूं, मान लो कभी भूल जाओ तो क्या कर सकते हो, आपको जो लग रहा है उतना मान लीजिए। 72 है तो राउंड फिगर करने के लिए इसको 28 मान लीजिए। अब अगर ये एंगल 28 है तो 72 और 28 कितना हो जाएगा बताओ, 100 हो जाएगा। तो 100 हो जाएगा तो फिर ये कितना बचेगा, तो 80 बचेगा, क्योंकि तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। कुछ भी मान सकते हो, मैं पहले कह चुका हूं। अब उस केस में अगर ये 80 है तो ये कितना होगा बताइए मुझे, ये एंगल कितना होगा, 100 होगा। और बेटा अगर ये 100 होगा और उसको बाइसेक्ट किया गया है तो ये एंगल इधर कितना होगा, 50, और इधर वाला 50, ऐसे बढ़ जाएगा। ये प्यारे बच्चों अगर 28 है तो ये इधर कितना बचेगा टोटल, 180 में से 28 हटा दीजिए तो ये होगा 152। 152 डिग्री को बाइसेक्ट किया गया है, 152 को आधा करोगे तो ये हो जाएगा 76, और ये भी 76। ठीक है बेटा, हाँ या ना। अब देखो ये ट्रायंगल बन रहा था BPC, इसके दो एंगल दिख रहे हैं आपको 76 और 50, तो 50 और 76, 100 कितने हो गए, 26। अब तीनों का योग 180 होता है, 180 में से 126 घटाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा 54 डिग्री। क्लियर, कोई सा भी एंगल मान के कर सकते थे, कोई समस्या नहीं आती है स्केलेन ट्रायंगल में और आइसोसेलेस ट्रायंगल में।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वैसे तो मैं कहूंगा कि आप चीजों को थोड़ा सा, अगर जो रिजल्ट्स हैं कम से कम उनको तो याद रखो ही ज्योमेट्री में, तो सीधे ही आंसर आ जाता है, टाइम वेस्ट उसमें आपका नहीं होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला सवाल बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा सवाल है। आपसे बोला कि भाई x प्लस वाई प्लस जेड बराबर है 19 है। फिर बोला गया बेटा कि x इंटू वाई इंटू जेड ये 216 है। और दिया गया आपको, क्वेश्चन में लिख ही देता हूं, इसको कुछ टाइप करने जैसा है नहीं, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, इसका मान जो है वो दिया है 114। और आपसे पूछा गया है अंडर रूट, यहां लिख देता हूं बेटा जो पूछा गया है ना, ये पूछा गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस बेटा एक्स वाई जेड, ये पूछा गया। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लेता हूं यही है या नहीं है। जी यही आपसे बेटा पूछा। तो आप मुझे एक बात बताइए बेटा, देखो कभी भी बच्चा गलती करता है, यहाँ पे वैल्यू सेटिस्फाई करने की कोशिश करेगा लेकिन आप कर नहीं पाओगे। रीजन क्या है उसमें कि 3 कंडीशन दी हैं आपको, 3 ही वेरिएबल हैं, तो आप फिक्स नहीं कर सकते यहाँ पे, तो थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। आपको ये समझना था कि ये जो बेटा होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, इसका फॉर्मूला प्यारे बच्चों क्या होता है बताओ जल्दी से मुझे, क्या होता है इसका फॉर्मूला बताइए, जल्दी से बताइए क्या होता है। तो x इंटू वाई इंटू जेड है ना, क्या होता है तो x प्लस वाई प्लस जेड, ये रहेगा एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब देखना माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये होगा हाँ या ना। अब क्या हमारे पास वैल्यू है, देखो ये हमारे पास वैल्यू है इसकी, लेकिन इसकी वैल्यू नहीं है, तो इसको हम थोड़ा सा अरेंज करके लिखते हैं अंदर वाले मटेरियल को, इन्हीं के पदों में जो मान हमारे पास है उन्हीं के पदों में लिख जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। तो कैसे लिख सकते हैं, देखो एक्स वाई जेड का तो मान यहाँ से यहाँ पर रख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो कैसे हम इस चीज को लिख सकते थे वो समझने की कोशिश करेंगे सारे बच्चे। आप बताइए मुझे कि x प्लस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, आप मुझे बस इतना बताइए, क्योंकि स्क्वायर ही तो अंदर यूज हो रहा था। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, उसको क्या लिख सकते हैं बताइए। तो a प्लस बी प्लस सी, अगर मैं इसको x प्लस वाई प्लस जेड बोलूं तो इसका होल स्क्वायर जो होता है, इसमें आपको पता है हम किस चीज को लिख रहे हैं। हमारे पास अभी क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर था, तो वो तो इसके भी होल स्क्वायर को खोलने पाएंगे। फिर क्या था, माइनस में था, लेकिन जब हम इसका खोलेंगे तो प्लस 2xy 2yz प्लस 2zx ये आएगा प्लस का, और हमें चाहिए माइनस का, तो इसीलिए हम यहाँ माइनस 3xy प्लस yz प्लस zx। अब ये एक ही बात रहेगी, जब आप इसको खोलोगे ना तो वो 2x 2y 2 वाला पद आएगा, ये 3 का, तो माइनस होके 1 सिंगल xy yz और zx बचेगा। अब यहाँ आप सीधे सीधे वैल्यू रख सकते हो, इस सब की वैल्यू आपके पास है। क्या कर सकते हैं हम, देखिए हमें इसका तो मान निकालना ही था, ठीक है, तो इतना तो हमें मान निकालना, पहले हम इधर ही रखते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड की जगह 19 हो गया, ये 19 का वर्ग 361 हो गया, और ये बेटा मान दे रखा आपको 114 गुणा 3 342, कितना बेटा 342, और ये हिस्सा आप ऐसे ही रखिए, पहले आप एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3, और x इंटू वाई इंटू जेड कितना है 216 है। तो प्यारे बच्चों x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब ये कितना हो गया, इसको देखो पहले इसको कर लीजिए आप सोल्व, तो ये बचेगा आपका 8 और 11, 8 और 11 कितना होगा 19, 19 गुणा 19 361, फिर से 361 ही हो जाएगा, ठीक है। और ये हिस्सा जब आप इधर ले जाओगे तो ये है आपका कितना बताइए मुझे, ये प्लस का हो जाएगा, इधर जाएगा तो है ना, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा
648, ठीक बात है, 648 हो जाएगा। तो 600 इसको जोड़ दिया हमने भाई, तो कितना हो गया बताओ आप, ये हो गया 9 0 और बेटा 1000, कितना हो गया बेटा 1009। किसका मान हो गया, इसका, हमें इसका मान चाहिए। अब अगर हमें इसका मान चाहिए प्यारे बच्चों, तो 1009 तो लिख दीजिए आप इसकी जगह पे, दिख रहा है ये चीज, चलिए 1009 तो हमने इसकी जगह पे लिख दिया। और हम हमारे पास x इंटू वाई इंटू जेड कितना है, ये है 216 है। तो बेटा ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 1225, और 1225 का रूट लोगे तो आंसर आएगा कितना, 35। इस तरीके से भी क्वेश्चन बन जाता है बेटा। और आपको ये समझना है कि इस तरीके से थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ सकती है, कुछ क्वेश्चंस इस तरीके के बढ़िया भी आ जाते हैं। आप कभी भी वैल्यूज की सेटिस्फाई करते 2 मिनट खत्म हो जाएंगे। कभी मत क्या करो, जब वेरिएबल और इक्वेशन सेम, जितने ही कंडीशन है उतने ही अगर वेरिएबल है तो वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर पाओ। क्लियर, चलिए वापस रिपीट करके देख लेना, मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी से कराता हूं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं बेटा, अगला क्वेश्चन कराता हूं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान है क्वेश्चन है। 10 13 10 13 10 37, फिर क्या बेटा 10 45 10 45 10 53 और 10 77 अपॉन 2 कोसेक स्क्वायर 16 कॉस स्क्वायर 16 माइनस 3 कॉस 16 प्लस 2। देखो नीचे तो एंगल दे रखा, सीधे सीधे वैल्यू रखनी है, और ऊपर आपको पता ही है कि अगर tan की सीरीज हो, मल्टीप्लाई हो रहा हो और दो कोणों का योग 90 डिग्री आ रहा हो तो कैंसिल आउट हो जाते, 1 हो जाता है। 10 13 और 10 77 ये 1 हो जाएगा, 10 53 और ये 1, और इसका तो मान होता ही कितना है 1। कोसेक 60 का मान क्या 2/√3 होता है, वर्ग होगा तो 4/3। अब ये बेटा ब्रैकेट में क्या था, cos 60 यानी 1/2, 1/2 का वर्ग कितना होगा 1/4 माइनस 1/2 यानी 3/2 हो गए प्लस 2। बस सॉल्व करना है बेटा, 1 अपॉन ये कितना हो गया 8/3 हो गया। यहां पर बेटा देखोगे तो एलसीएम आ जाएगा कितना 4, 1 माइनस 6 प्लस 8, ठीक है प्लस 8, तो 8 में से 6 गया 2 और 1, 3/4 बचा, 3 से 3 कटेगा 4 से, उत्तर आ जाएगा बेटा आपका 1/2। कितना आ जाएगा बेटा 1/2, ठीक है। एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूं इसको, ठीक है ना। 4 हमने एलसीएम लिया था, ये आ गया 1, 2 से 2 बार 6 आ गया, 4 8, 8 में से 6 गया 2, 2 और 1 3, 3 से 3 कटेगा, 8 से कटेगा, तो आपका उत्तर कितना आएगा बेटा 1/2। क्लियर, चलिए आसान चीजें भी आती है है ना, और थोड़ी सी लॉजिकल भी आती है, लेकिन एग्जाम उन्हीं का निकलता है बेटा जो उन लॉजिकल क्वेश्चंस को करके आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, वो कह रहा है इन ट्राइंगल ABC D इज अ पॉइंट ऑन साइड AB। एक ट्राइंगल है ABC, इसकी साइड AB पर पॉइंट है D और BC पर पॉइंट है E। ये इस तरीके से पॉइंट्स दिए हैं। लेंथ दे रखी भाई BD की दे रखी है 2 और AD की 3, ये 3 दे रखी है साइड, और ये पैरेलल है बेटा। ये लाइन जैसे ही उसने बोला पैरेलल, तो आप समझ लीजिए कि पैरेलल बोला ही इसीलिए जाता है कि ट्राइंगल कैसे हो जाए सिमिलर। यानी ये जो ट्राइंगल दिख रहा है आपको ट्राइंगल BDE, ये सिमिलर होगा किसके, ट्राइंगल BAC के। और जो सिमिलर ट्राइंगल्स होते हैं प्यारे बच्चों, उनका जो एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है, वो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो में होता है। यानी कि जो BD और BA का स्क्वायर होगा वही इनके एरिया का रिलेशन होगा।
वही इनके एरिया का रिलेशन होगा। तो हमें साइड तो दे रखी थी बेटा, रख दो आप यहाँ 2 और 5 यानी 4/25। अब वो ये कहना चाह रहा है कि ये एरिया 4 होगा तो पूरे का 25 होगा, तो उसका मतलब तो इसका 21 होना चाहिए, है ना। अब देखिए उसने आपसे पूछा है कि ये रेशियो बताइए आप क्या होगा, तो रेशियो आ गया आपका 4:21 होगा। सिंपल क्वेश्चन है एकदम, बस आपको ये पता होना चाहिए था इसके लिए, है ना बेटा। बिल्कुल उत्तर आ गया आपका 4:21। अगला क्वेश्चन फिर से वही डीआई का है, लास्ट क्वेश्चन 25वां। वो पूछ रहा है एवरेज नंबर टाइप ए बी एंड डी व्हीकल्स एक्सपोर्टेड इन 2015 was X% लेस देन द। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा है ना, डीआई का है, वही सेम डीआई है। मैं थोड़ा सा इसको ऊपर करके एक बार नंबर देख लेता हूं और फिर आप देखिए वो कह रहा 2015 में निर्यात की गई ए बी और डी वाहनों की औसत संख्या 2014 में निर्यात किए गए प्रकार ई वाहनों की संख्या से X% कम थे। देखिए पहले 2015 के लिखते हैं, 2015 के कौन से कंपनी के बता रहा है वो, सॉरी कौन से प्रकार के, ए बी और डी। तो 2015 की बात अगर हम करते हैं तो ए बी और डी में प्यारे बच्चों, ए में देखो 35, बी में प्यारे बच्चों कितने 33, ठीक है, और बेटा ए बी और डी में कितने 55। इसका एवरेज, तो एवरेज देखो तो बेटा 30, 50, 80, 90 और 123 123/3 41 आया भाई इनका एवरेज। और इसकी तुलना किससे करवाई है, उसने करवाई है ई 2014 में कितना था 50 था, ई में है ना। तो 2014 में अगर हम बात करें किस प्रकार के वाहनों की, ई प्रकार के, तो वहां पे कितने हैं 50 लाख और ये कितने 41 लाख। कितने कम है बेटा 9, कहां से 50 से, देन ऑन 100, तो ये 18% आया। और यही उसने पूछा था आपसे कि कितने % कम है, तो ये बेटा क्या आंसर आ रहा है आपका 18%। प्यारे बच्चों जिस प्रकार मैंने आपके लिए तैयार करा है, सॉल्यूशन प्रोवाइड करा है, अगर आपको मेहनत पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। नेक्स्ट प्रीवियस ईयर फिर से मैं एक आपको कराऊंगा, और जैसे ही एनटीपीसी वगैरह जिसकी भी आई बेटा सारे मॉक टेस्ट मैं आपको कराया करूंगा, और पुलिस के भी कराए जाएंगे और सीजीएल के सारे कराए जाएंगे भाई, ठीक है। पहले सीएचएसएल की डेट है इसलिए मैं लगातार कुछ 20-30 प्रैक्टिस सेट कराऊंगा आपको, और अगर आप उतना ही कर लेते हो तो सारी चीजें क्लियर होती रहेंगी आपकी, क्योंकि जो ट्रेंड है ना, जो अब क्वेश्चन आ रहे हैं वो करने चाहिए, ना कि जो पहले से चलते आ रहे हैं। प्यारे बच्चों जो भी आपको दिक्कतें हैं कि कोई चीज पूरी नहीं हो पा रही है, सारी चीजें आप पूरी हो जाएंगी, अब आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी। बहुत जल्द ऐप पे काम चल रहा है और मैं आपको कुछ बताऊंगा, उस ऐप को डाउनलोड कर लेंगे आप, वहाँ पे आपको कोर्स वगैरह कराया जाएगा पूरा सिस्टमेटिक ढंग से। तब तक मैं आपको मॉक टेस्ट करा रहा हूँ, आप इन चीज़ों को करते रहिए। जो बच्चे लगातार शेयर कर रहे हैं उनको दिल से धन्यवाद, बाकी के बच्चे भी करें। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा जल्दी से, ठीक है, चलिए।